गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार सबको। मेरा क्षमा गानी रामलाल जय जय राम सबको मेरा नमस्कार। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है, एक्चुअली कल मैं वीडियो लेने वाला था, सेम प्रॉब्लम है तो मैं बोलना कुछ नहीं चाहूँगा। चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं हर टाइम कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सबका मतलब ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वीडियो में दिखा हुआ है कि ये जो आपको जो इमेज दिख रहा है, ये आपको जो इमेज दिख रहा है, ये आपको क्या ये जो इमेज है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए अगर मैं बोलूं, फर्स्ट थिंग तो ऐसा इमेज आपका नर्सरी फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो बताने से पहले हम जैसे देखिए, अपने आप में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक ईसीजी, सॉरी, ईसीजी जो होती है ना, ईसीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है। ठीक है, तो ईसीजी में क्या होता है, जितना टाइप्स का मान लीजिए आपको ऐसा भी लाइक वीएफ वीटी, यूजुअली इन दोनों में से आपको अगर ईसीजी रिलेटेड इन दोनों में से ग्राफ देके इमेज देके क्वेश्चंस पूछा जाता है, या तो आपका हार्ट ब्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। इतने में पूछा जाता है, जा रहा था, पहले होता था, बट अभी अपग्रेड होकर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ये जो आप इमेज देख रहे हो, अगर आपको मान लीजिए मॉनिटर में आपका अगर आप पेशेंट साइड में हो और मॉनिटर में ये आपका इमेज शो कर रहा है, तो आपका प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। अभी क्वेश्चंस अपडेट होके ऐसा हो गया। ठीक है, ना कि ये ऐसा इमेज दे देगा और आपको पूछेगा ये क्या है। ये पहले 90 मतलब ऐसा क्वेश्चन आता था, बट अभी अपडेट हो गया है। तो चलिए जानते हैं इमेज क्या, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है ये क्या है एक्चुअली में। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप इमेज देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि हमें पता है वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया हमने इमेज देखी है ऐसी। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, मैं मेरा खुद का बात कर रहा हूँ, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं किसी का आज एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूँ। ये चीज़ को मैं खुद गलत करके आया था। ठीक है, ये चीज़ को मैं जब एग्जाम दिया था नर्सरी फोर का, मैं खुद गलत किया था। मैं उसको क्या करके आया था पता है, साइनस रिदम करके आया था। मैंने सोचा अरे भाई ये तो थोड़ा सा मतलब कर्व हुआ है। मुझे फिर जब बाद में जब एग्जाम खत्म होने के बाद पता, अरे भाई ये तो वीटी है। ये क्या है, वीटी वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि सर ऑलवेज हमेशा किसी का एग्जांपल दे रहे हैं। मैं आज मेरा खुद का गलती मान रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज आप ऐसे गलती मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है हमें आंसर पता होता है, बट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होके काम करते रहते हैं। ठीक है, तो अपना जो स्मार्टनेस है ना, जो अपना स्मार्टनेस है वो अपने पास रखिएगा। जो अपना स्मार्टनेस है वो अपने पास रखिएगा। और जो आपका जो एक्चुअली माइंड चल रहा है, वो एग्जाम के टाइम में एक्चुअली माइंड चलाना है, ना कि आपका स्मार्टनेस चलाना है। अगर आप स्मार्ट दिखाओगे वहां पर, तो फिर ओवर स्मार्ट होने के बाद ना एक क्वेश्चन आपका गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस यही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। ठीक है, तो चलिए आपको ये देखिए क्वेश्चंस में आपको ये क्या दिख रहा है। जैसे मैं फर्स्ट थिंग तो ये जो आपका इमेज दिख रहा है, ये आपका वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया है। ये आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। ठीक है, आपको सबको पता है टैकीकार्डिया क्या होती है। टैकीकार्डिया होती है अगर किसी के हार्ट रेट, अगर किसी के हार्ट रेट मोर देन 100 चल रही है, दैट मीन्स वो टकीकार्डिया। अभी वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया क्या है, देखिए वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया मीन्स ये एक, अगर हम ऐसे बोलेंगे, ये एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम है। अगर वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया को हम बोलने के लिए जाएंगे, ये आपका एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम है। देखिए आप सबको पता है नॉर्मल ईसीजी कैसी होती है। आप सबको पता है नॉर्मल ईसीजी, चाहे वो साइनस में, साइनस रिदम में हो, टाकी में हो, साइनस ब्राडी में हो। ठीक है, चाहे वो साइनस ब्राडी में हो या साइनस रिदम में हो या साइनस टाकी में हो, ईसीजी आपकी सेम रहेगी। बट इसका जो गैप है, अगर साइनस ब्राडी है, सपोज मान लीजिए पहले पहले मैं साइनस ब्राडी कार्डिया का बात कर रहा हूँ। साइनस ब्राडी मीन साइनस ब्राडी कार्डिया। आप नॉट ओनली ब्राडी मत सोचिए, आपको क्वेश्चंस में ब्राडी कार्डिया आएगा। ठीक है, तो ये हो गई पी क्यू आर एस, ऐसे टी यू, फिर थोड़ा सा ये ऐसे गैप होगी, फिर सेम आपको आएगी पी क्यू आर एस टी ऐसी। मतलब जो ये जो आपका जो लेंथ है, ये जो आपका जो गैप है, ये नेक्स्ट टी से मतलब एक ईसीजी का एंडिंग से लेके ये जो गैपिंग है, ये आपका बढ़ा हुआ आएगा।
उसमें आपका होता है साइनस ब्राडिकार्डिया, ठीक है। अगर नॉर्मल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो ये होती है नॉर्मल, ठीक है, ये होती है नॉर्मल। तो यूजुअली मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता था, ठीक है, इसी चीज को रहने दीजिए ताकि आपको पता चलेगा। ये होती है नॉर्मल। मैं नॉर्मल ईसीजी भी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इमेज आपको देखने से अच्छे से आपको थोड़ा क्लैरिफाई होगा, ठीक है। तो यूजुअली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, देखिए, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज तो ये करना पड़ेगा क्योंकि एज मैं आपको थोड़ा सा रिटन में नोट्स में समझाना चाहता हूँ। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, मतलब आपका ये जो इरेगुलर, जो मतलब abnormal रिदम, मतलब आपका, मैं इसको बोलूंगा इरेगुलर हार्ट बीट। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक इरेगुलर हार्ट बीट है, ठीक है। देखिए, आपका ये जो है ये तो आपको रेगुलर दिखाई देगा, इरेगुलर मतलब आपका नॉर्मल हार्ट बीट से अगर ये इरेगुलर है, ठीक है, आपको ये नॉर्मल हार्ट बीट से इरेगुलर है। इसका जो मेन जो पॉइंट, आप कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, आपको अगर पूछे कि लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मतलब ईसीजी का पोजीशंस क्या रहती है, तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि रेगुलर, अगर आपको पूछे कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या पोजीशंस रहती है, तो मैं ये बोलूंगा कि रेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, रेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जैसे आप सबको पता है, मैंने अभी एक ईसीजी दिखाया, ठीक है, ये आपका हो गया पी, ये क्यू आर एस, ये जो क्यू आर एस है, मतलब अगर हम ईसीजी को देखेंगे, मतलब ये ईसीजी ऐसी है, ठीक है, ये होगी क्यू आर एस, मतलब इसमें आपका एब्सेंस ऑफ क्या रह रहा है, इसमें आपका एब्सेंट क्या रहा है, एब्सेंस ऑफ पी वेव, आर वेव, सॉरी नॉट आर वेव, पी क्यू आर एस हो गया, पी वेव एंड टी वेव। एक्चुअली ई वेव दिखाई नहीं देता है क्योंकि यू वेव थोड़ा सा ऐसे जस्ट हल्का ऐसे उछल खा के रहता है, ठीक है। अगर यू वेव प्रोमिनेंट होगा कि कुछ होगा, फ्लैट रहेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि क्या, क्योंकि उसका वो भी यू वेव एक एबनॉर्मल होती है। अगर आपको यू वेव पूरा दिखाई दे रहा है वो एक एबनॉर्मल है। यूजुअली यू वेव आपको नॉर्मल, अगर आप मॉनिटर ईसीजी में देखोगे तो क्या होती है, वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका रेगुलर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा, रेगुलर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा, एब्सेंस ऑफ पी एन टी वेव, ये जो वेव है ये एब्सेंट रहेगा। देखिए, जैसे मैं बोला, अगर हम इसको ईसीजी को नॉर्मल पकड़ लेंगे, ये पी क्यू आर एस, तो ये जो क्यू आर एस है वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये जो एक नॉर्मल, ये जो एक उसका जो लाइन्स है ना, एक लाइन में चलती रहेगी, ठीक है, ना कि वो एक लाइन से थोड़ा सा भी क्रॉस होगा, ना तो नीचे आएगा, वो एक लाइन में चलता रहेगा। तो देखिए, अगर मैं बोलूं, देखिए ये आपका जो लाइन्स है, मान लीजिए ये आपका लाइन्स है, ये एक लाइन में चल रही है, देखिए, ये एक लाइन का अंदर, लाइन का अंदर मतलब लाइन से आपको बाहर नहीं जाएगा, उछाल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस मतलब एक लाइन में है। तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर मैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का हार्ट रेट का बात पूछे, अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि एक वेंट्रिकुलर अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, उसका हार्ट रेट कितनी होनी होती है, नॉट होनी चाहिए, कितनी होती है, तो एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है, ठीक है, उसमें आपका क्या होती है, लाइक 142 250 बीट्स पर मिनट की, 142 250 बीट्स पर मिनट की हार्ट रेट चलती है, ठीक है। देखिए, ये एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट नहीं है, अगर हम बोलेंगे ये एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट पोजीशन नहीं है, बट इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट, मतलब VT कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, VT कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, मतलब ये, अगर इसको हम इनिशियल प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ये अरेस्ट, लाइक वेंट्रिकुलर मतलब कार्डियक अरेस्ट करवा सकती है। क्योंकि देखिए, अगर 250 बीट का हार्ट रेट चल रहा है, दैट मीन्स आप सोच सकते हो इतना फास्ट चल रहा है, आपका हार्ट का पंपिंग कैपेबिलिटीज, मतलब जो ब्लड फिलिंग कैपेबिलिटीज है, चाहे वो प्रीलोड हो या आफ्टर लोड हो, वो तो होगा नहीं। फर्स्ट थिंग, हार्ट में ब्लड फिल नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने के साथ आपका बीपी डिक्रीज होगा, आपको ब्रेन का ऑक्सीजन में कम मिलेगा, मतलब आपका हर चीज मिला के आपको ऐसे लास्ट में कार्डियक अरेस्ट का पोजीशन आ जाएगा, ठीक है।
आपको क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट का पोजीशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर पूछे ये इमेज किसकी है, तो वेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया की है। तो इसका जो ट्रीटमेंट, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। होप आपने ये थोड़ा सा नोट बना लिया। देखिए ये आप नोट बना लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं फिर बीटी का बात करूं, देखिए बीटी में क्या होती है आपका, अगर मान लीजिए कोई स्टेबल क्लाइंट में बीटी हो रहा है, अगर अनस्टेबल क्लाइंट में, ठीक है, तो स्टेबल क्लाइंट कौन होती है, अनस्टेबल क्लाइंट कौन होती है, हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा बीटी जो हो रहा है, ठीक है, एक हो रहा है आपका स्टेबल क्लाइंट, तो मैं अब अभी अगर आप बोलोगे कि स्टेबल क्लाइंट किसको बोलेंगे और अनस्टेबल क्लाइंट किसको बोलेंगे, देखिए क्लाइंट मीन्स पेशेंट, ठीक है, नॉट ओनली पेशेंट, एक पर्सन को, मतलब एक पर्सन को स्टेबल, चाहे वो स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, तो हम स्टेबल किसको बोलेंगे। देखिए स्टेबल वीटी में, मतलब स्टेबल वीटी में हम ये बोल सकते हैं, लाइक उसका जो मतलब पॉल्स होगा, पॉल्स होगा, बट देखिए मतलब मैं अगर आपको ऐसे समझाने के लिए जाऊं कि पॉल्स प्रेजेंट, आपकी जो पेशेंट की पॉल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है, पॉल्स प्रेजेंट होगी, लेकिन मतलब कुछ साइन सिम्टम, मतलब देखिए अगर हार्ट बीट बढ़ रहा है, इतना फास्ट तेजी से बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट तो आपका डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज होगा, मतलब देखिए वीटी जो होती है वो होती है, अगर मैं ऐसे बोलने के लिए जाऊं, ये आपकी होती है विथ पॉल्स, वो होती है आपकी विथ पॉल्स, और एक होती है विदाउट पॉल्स। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अगर कोई पेशेंट में वीटी हो रही है और पेशेंट को विथ पॉल्स है, मतलब उस पेशेंट में पॉल्स प्रेजेंट है, मतलब आप पॉल्स फील कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या इंटरवेंशन करोगे, उस केस में आप इंटरवेंशन क्या करोगे और क्या साइन सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर पॉल्स प्रेजेंट है एंड अगर नो साइन एंड सिम्टम ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब जो कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज नहीं हो रहा है, कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज हो रहा है, बट क्या हो रहा है, जो साइन सिम्टम डिक्रीज रिले आपका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड जो साइन सिम्टम है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब लाइक बीपी आपका नॉर्मल है, पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है, पेशेंट बात कर रहा है, बट मॉनिटर में आपका वीटी शो कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपका प्राइमरी नर्सिंग एक्शन, अगर ऐसा बोलेंगे प्राइमरी नर्सिंग एक्शन, या तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि देखिए ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये ऐसा नहीं कि आपका वीटी चल रहा होगा, आप बस देख लिए और बोले कि ठीक है मैं डॉक्टर को तो देखिए आप फिजिशियन को एज आपको एक इमरजेंसी है आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बट इन्फॉर्म करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिसेंट आप उस पोजीशन में जो खड़े हैं, उस पोजीशन में सपोज मान लीजिए अभी सडनली भीटी हुआ, तो नेक्स्ट जो 2 मिनट्स, वो जो 2 to 5 मिनट्स वो बहुत ही क्रुशियल टाइम होता है, मतलब उस 2 to 5 मिनट्स में अगर आपने कुछ इंटरवेंशन उस पेशेंट को दे दिया ना, तो पेशेंट बच जाएगा। अगर मान लीजिए आप देख के फिर चला गया, फिर थोड़ा घूम के आराम से फोन करके आके देखो, तब पेशेंट डेथ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इन्फॉर्म करना है, बट जरूरी नहीं है कि हाँ, आप हेल्प के लिए बोल सकते हो कि हेल्प करो, यहाँ पर जो आपका आसपास में जो भी आपका नर्सिंग ऑफिसर जो भी आपका ऑन ड्यूटी में होते हैं वो आएंगे, या तो जब कोड ब्लू अनाउंस होगा वो आएंगे। कोड ब्लू हर जगह एक ही होती है, ठीक है, बट इसमें तो मतलब क्या होता है ना, इसमें कोड ब्लू तो अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट अरेस्ट नहीं हुआ। मैं क्या बोला, विथ पल्स, मतलब एक स्टेबल क्लाइंट के साथ। तो आपका प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करो, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आप ऑक्सीजन कनेक्ट करो, ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया, फिर आपको क्या करना है, जो आपको एंटी डिसअरिथमिक, मान लीजिए आपको एंटी डिसअरिथमिक ड्रग, मतलब क्योंकि ये तो अरिथमिया है ना, एंटी डिसअरिथमिक ड्रग, मान लीजिए आपका अमायोडारोन इंजेक्शन, अमायोडारोन इंजेक्शन, अम्योडारोन और कोडारोन जिसको बोलते हैं, अम्योडारोन और कोडारोन जिसको बोलते हैं, वो आपको इंजेक्ट करना है। अभी उसका डोज अगर पूछे, अभी मान लीजिए अगर डोज पूछे तो कितना देते हैं, देखिए इनिशियली जो डोज देते हैं ना, अभी इंस्टीट्यूट वाइज भी प्रोटोकॉल फॉलो होता है, ठीक है, बट एक्चुअली में अगर हम डोज को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर देखिए हमने अगर पूरा जितना एक पेशेंट को अगर हम पूरा हाई डोज दे दिए, सडनली क्या हो सकता है, तो बीपी लो होने के चांसेस हो सकती है,
ब्राडिकार्डिया होने की चांसेस हो सकती है। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले 150 mg ओवर 30 मिनट्स देते हैं, फर्स्ट 150, नेक्स्ट 150 mg ओवर 15 मिनट, सॉरी पहला वाला 15 मिनट्स में देते हैं, पहला वाला आपका 15 मिनट्स में देना है, सेकंड वाला आपको 30 मिनट्स में देना है। या तो आप दोनों को ही 30 मिनट्स में दे सकते हो, या तो आप दोनों को ही 30 मिनट्स में दे सकते हो। देखिए 30 मिनट्स इसीलिए दे रहे हैं 15 मिनट्स में, अगर आप पूरा रैपिड, ऐसा नहीं कि आपको, देखिए और एक बात, आपको डायरेक्ट आईवी पुश नहीं करना है अमाइडोरन को, इसमें एटलीस्ट आपको 100 ml D5, 100 ml D5, एनएस भी नहीं, एनएस के साथ भी नहीं देना है, 100 ml D5 या तो आप 50 ml D5 के साथ भी दे सकते हो, ठीक है। फास्टिंग तो एनएस के साथ नहीं देना है, बट अगर उतना ही इमरजेंसी है तो आप ठीक है, आप एनएस के साथ, मतलब आपको पास टाइम ही नहीं है तो आप एनएस करो, बट एक्चुअली एनएस के साथ ये नहीं देना है। अगर आपको कोई भी बोल रहा होगा एनएस के साथ देना है ना, आप कभी भी मत दीजिए एनएस के साथ, ठीक है, एनएस के साथ नहीं देना है। तो नेक्स्ट जो आपका डोज आएगा ये यूजुअली क्या आएगा, 900, ये एक्चुअली आएगा आपका 900 mg ओवर 24 आवर। इसको हम कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन में लगाते हैं, इसको हम क्या लगाते हैं, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन में लगाते हैं ओवर 24 आवर्स, ओवर 24 आवर्स विथ सिरिंज पंप, नॉट भाई बॉडीगार्ड, ना तो तुम 500 ml में से झुला लो, ठीक है। 900 mg को ऐसा नहीं कि तुम 500 ml एनएस में प्रिपेयर कर लो, उसको एक्चुअली 50 ml D5 में, सॉरी एनएस बोल रहा हूँ, 50 ml D5 में प्रिपेयर करना है, ठीक है। 24 आवर्स के लिए चलाना है, फिर 24 आवर्स के बाद हम डॉक्टर या तो जो रेसिडेंट या तो जो फिजिशियन वो डिसाइड करेंगे, ईसीजी करेंगे, इको करेंगे, वेदर कार्डियक कंट्रैक्टिबिलिटी जो इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह ठीक है कि नहीं, मॉनिटर में चेक करेंगे वेदर जो VT है वो आपका नॉर्मल पोजीशन में आया है कि नहीं, नॉर्मल इन द सेंस आपका साइनस में रिटर्न हुआ है कि नहीं। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 900 डोज को पूरा देना भी नहीं होता है, अगर मान लीजिए बीपी लो हो रहा है, ब्राडिकार्डिया हो रहा है, दैट मीन्स आप उसको स्टॉप करो, आपको स्टॉप करना है। अगर मान लीजिए पूरा इन्फ्यूजन चल रहा है, और एक बात, अगर आपको ऐसा पूछे, अगर किसी पेशेंट को अमायोडारन इन्फ्यूजन चल रहा है लास्ट 24 आवर, अगर, देखिए फिर आपको प्रोफाइलैक्टिकली क्या देना पड़ेगा, आपको अमायोडारन टैबलेट देके रखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं आप हर बार इंजेक्टेबल देते रहोगे, क्योंकि इंजेक्टेबल इतना फास्ट काम करेगा कि इसका ऑब्जर्वेशन इतना होता है कि लाइक ऑब्जर्व इतना करेगा कि तो ब्राडिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन कराने का चांसेस होता है, ठीक है। ये आपको क्या कॉज करवाती है, अगर अमाइड्रन अगर कॉज करवाएगा आपको हाइपोटेंशन करवाएगी, ठीक है, आपको हाइपरटेंशन करवाएगी प्लस आपको ब्राडिकार्डिया करवाएगी, आपको ब्राडिकार्डिया करवाएगी, हाइपोटेंशन प्लस ब्राडिकार्डिया करवाएगी। सुन लीजिए, देख लीजिए, याद रख लीजिए, ब्राडिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन करवाएगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर बढ़ूं, तो आपको ऐसा पूछा जाएगा, अगर कोई पेशेंट को लाइक अमायोडारन आईवी इन्फ्यूजन चल रहा था, अगर उसको टैबलेट फॉर्म में चेंज करना है, अगर आईवी इन्फ्यूजन से टैबलेट फॉर्म में चेंज करना है, तो जो टैबलेट है वो कितने घंटे के बाद या कितने घंटे के पहले देना चाहिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा ही जरूर, ठीक है। चाहे नर्सरी 6 में ना हो कि कहीं पे ना हो, नेक्स्ट जो इतना आपका एग्जाम जो लेवल आपको बढ़ रहा है ना, मैंने आपको पूछा जाएगा, अरे भाई खुद का एक्सपीरियंस है, हमने बहुत यूज किया है, और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर किसी को मतलब आपको डाउट हो रहा है ना, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, मतलब अरे तुमने कितना एक दो सिरिंज पंप चलाएगा, मैंने 10 10 20 20 सिरिंज पंप एक साथ में लगाया है, नोराट, एड्रेनालिन, वासोप्रेसिन, डोबुटामिन, आपका डोपामाइन, सब कुछ लगाया है। आपको लगेगा कि एक साथ में कौन चलाता है, अरे भाई चलता है। अभी मान लीजिए कुछ कुछ जगह में ठीक है, आपने देखा नहीं होगा, हमने लगाया है। आपने कितना ml करके नोराट चलाया, मैं 80 ml पर आवर करके नोर एड्रेनालिन चलाया हूँ, चाहे वो रिसर्च पेशेंट हो या चाहे कोई पेशेंट को हम लोग जिंदा रखने के लिए चलाते हैं, ठीक है, चलाए हैं, ठीक है। तो इतना हल्के में मत लेना, ठीक है। तो क्या होता है, आपको बिफोर 2 आवर्स, इन्फ्यूजन का 2 आवर्स बिफोर, मतलब आपको अगर आईवी इन्फ्यूजन मिल रहा है, तो सपोज मान लीजिए आपका ये आज रात 9 बजे शुरू हुआ, तो नेक्स्ट आपका तो कब, कल रात 9 बजे खत्म होगा, मतलब रात 8 बजे खत्म होगा, 24 आवर में, मतलब रात 9 बजे खत्म होगा। तो क्या करना है आपको, शाम 7 बजे आपको ओरल जो टैबलेट्स एडवाइस होता है, चाहे वो 100 mg की हो या 200 mg की हो, हम ज्यादा से ज्यादा कितना डोज दे सकते हैं, 200 mg के दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट हम लोग ऐसा करते हैं, 100 mg बीडी चलाते हैं, 100 mg बीडी चलाते हैं, ताकि सडनली कुछ ऐसा लाइक सडन आपको ब्राडिकार्डिया या सडन हाइपोटेंशन ना हो, ठीक है। बट सडन हाइपोटेंशन या सडन ब्राडिकार्डिया ना हो, तो 2 आवर्स बिफोर, 2 आवर्स बिफोर
कंटिन्यूइंग ऑफ इन्फ्यूजन 2 आवर्स बिफोर लास्ट लाइक एंड ऑफ इन्फ्यूजन, एंड ऑफ इन्फ्यूजन का कंटिन्यू, एंड ऑफ इन्फ्यूजन से पहले आपको अमेओडारन टैबलेट देना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी अगर मैं आपको पूछूं तो कंटिन्यूअस लाइक एंड ऑफ इन्फ्यूजन का 2 आवर्स के पहले देना है। ठीक है, तो 100 mg बीडी चलाते हैं, 100 mg बीडी चलाते हैं। अभी अगर 100 mg बीडी देने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई हार्ट रेट कितना है, बीपी कितना है। जरूरी नहीं है कि अभी हार्ट रेट मान लो जो 54 चल रहा होगा, बीपी भी लोअर साइड चल रहा होगा, आप दे दोगे नहीं भाई, तब तक तो आपका इन्फ्यूजन स्टॉप हो जानी चाहिए। अगर इतनी ब्राडीकार्डिया हो रही है और भी वो ब्राडीकार्डिया करके और भी कार्डियक अरेस्ट करवा सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉल्स विथ मतलब वीटी विथ पॉल्स का बात किया। अभी आपका आने वाला है वीटी विदाउट पॉल्स। आपको अगर विदाउट पॉल्स है तो आप उसमें क्या करोगे भाई, नोट बना लो भाई, मैं बोल रहा हूँ नोट बना लो। ये जो है ना, ये आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, मैं इतना डिटेल्स में तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, ये जो मेडिकेशन का मैंने जितना बोला ना, इतना तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको बोलेगा कि लाइक विदाउट पॉल्स मतलब अनस्टेबल क्लाइंट, अनस्टेबल क्लाइंट मतलब आपका पॉल्स नहीं है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, आपका पॉल्स नहीं है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो चुका है। तो लाइक देखिए, अनस्टेबल क्लाइंट मतलब जैसे मैंने बोला लाइक जो साइन सिम्टम मतलब आपका क्या होगा विथ मतलब देखिए यहाँ पर भी पॉल्स आपका प्रेजेंट होगा, ना कि पॉल्स एब्सेंट रहेगा, पॉल्स आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पॉल्स आपका प्रेजेंट रहेगा। जो विदाउट पॉल्स होती है ना, वो एक्चुअली वीएफ में होती है, जो विदाउट पॉल्स होती है एक्चुअली वीएफ में। अगर विथ पॉल्स में स्टेबल क्लाइंट अनस्टेबल क्लाइंट का बात करेंगे तो सेम आपको क्या करना है, आपको O2 कनेक्ट करना है, लाइक एडमिनिस्ट्रेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है। ठीक है, तो आपको सिंक्रोनाइज्ड जो कार्डियोवर्सन देना है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्सन के लिए रेडी करना है। आपने कभी डिफिब्रिलेटर देखा है? अगर देखा होगा तो उसमें देखिए एक सिंक्रोनाइज्ड बॉटम आती है, अगर आप उसको प्रेस करोगे ना, वो सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्सन। देखिए आपका डिफिब्रिलेटर अलग होता है, कार्डियो वर्सन अलग होता है। कार्डियो वर्सन क्या होती है, मान लीजिए हम शॉक तो देंगे, वो एज ए टाइप ऑफ शॉक होगा, लेकिन वो लो जूल में देंगे। लाइक डिफिब्रिलेटर क्या करेंगे, वो आपको पूरा लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे हैं, लाइक बाईफेजिक के जैसा काम करेगा। कार्डियोवर्सन भी काम करेगा, बट एक्चुअली देखिए कार्डियोवर्सन और डिफिब्रिलेटर, अगर आपको डिफरेंस पूछे ना, कार्डियोवर्सन व्हाट इज कार्डियोवर्सन एंड व्हाट इज डिफिब्रिलेशन, कार्डियोवर्सन अलग होती है। कार्डियोवर्सन में आपका क्या करती है, कार्डियोवर्सन में आपका क्या होती है मतलब जो लाइक लो एनर्जी, मैंने जैसे बोला सपोज देखिए वहां पर लो जूल सेट करते हैं। ठीक है, लो एनर्जी शॉक में, लो एनर्जी शॉक देके हम जो हार्ट को है वो रिस्टोर करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे लाइक लो एनर्जी में, लो एनर्जी या तो लो जूल में बोलेंगे, लो जूल में शॉक देके ना, लो जूल में शॉक देके जो हार्ट को लाइक जो इरेगुलर हार्ट बीट था उसको हम रेगुलर हार्ट रिदम में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेगुलर हार्ट रिदम में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिफिब्रिलेशन में क्या होता है, मतलब आपका वहां पर हार्ट ऑलरेडी स्टॉप हो गया भाई, हार्ट काम नहीं कर रहे, हम डिफिब्रिलेटर तब करेंगे, डिफिब्रिलेशन तब करेंगे मतलब विदाउट पल्स में। देखिए कभी भी विथ पल्स में डिफिब्रिलेटर मत कीजिए। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा विथ पल्स में डिफिब्रिलेटर इज अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड, अवॉइड ट्राई टू नहीं भाई, देना ही नहीं है। अगर विदाउट पल्स है, अगर आपको विदाउट पल्स है, अगर आपको विदाउट पल्स है, विदाउट पल्स में ही आपको, विदाउट पल्स में ही आपको लाइक डिफिब्रिलेशन करनी है। तो विथ पल्स में आपको क्या करनी है, विथ पल्स में आपको कार्डियोवर्सन करनी है। आप ये ध्यान रख लो भाई, इसमें भी ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट को वीटी विथ पल्स है, आप क्या करोगे, डिफिब्रिलेट करोगे या कार्डियोवर्सन करोगे? भाई कार्डियोवर्सन करना है, ना कि डिफिब करना है। भाई कार्डियोवर्सन करना है, डिफिब कभी मत करना। ठीक है, अगर फिर भी तो इसमें क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्सन के बाद, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्सन के बाद क्या होगा, आपको एटलीस्ट थोड़ा सीपीआर रिज्यूम करके रखना है। ठीक है, ताकि जो हमने जो शॉक दिया वो शॉक के साथ साथ थोड़ा अगर सीपीआर करेंगे, हार्ट जो पंपिंग कैपेसिटी वो थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा इंप्रूव होगा। ठीक है, मतलब पल्स तो है, ठीक है, आपको पल्स तो है, बट पेशेंट जो अनस्टेबल है वो थोड़ा ब्रेन को देखिए, अगर ऐसे भी हो सकता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिला होगा, और ऐसा हो सकता है कि पेशेंट
लाइक सेरेब्रल मतलब ब्रेन डेथ, जो कैडावर डेथ जिसको बोलते हैं, लाइक पेशेंट का ब्रेन डेथ में जा सकती है, ठीक है, ये सब होने की चांसेस हो सकती है। तो ये हो गया आपका टोटल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो आपको पल्सलेस क्लाइंट में क्या करना है, पल्सलेस क्लाइंट विद वीटी। मान लीजिए देखिए अगर आपको पल्स प्रेजेंट, देखिए मैंने बोला ना अगर आपको वीटी में भी पल्सलेस होती है, अगर देखिए पल्सलेस क्लाइंट में डिफिब्रिलेट कीजिए, पल्सलेस क्लाइंट में डिफिब्रिलेट करनी है, पल्सलेस क्लाइंट में डिफिब्रिलेट करनी है, बट अगर पल्स प्रेजेंट है तो फिर डिफिब्रिलेट मत कीजिए, डिफिब्रिलेट प्लस सीपीआर। आप जब भी कोई पेशेंट को डिफिब कर रहे हो तुरंत ही डिफिब मतलब आपका डिफिब हटाया सीपीआर रिज्यूम करो। अगर डिफिब होते ही आपको सीपीआर, डिफिब हटाता ही आपको सीपीआर रिज्यूम करना है। भाई ऐसा नहीं कि खड़ा रहना है, ठीक है, कोई आएगा और सीपीआर देगा, आपको प्रॉम्प्ट बनना है, ठीक है। मतलब आप अगर क्लिनिकल में काम करना चाहते हो आपका हैंड एंड लेग ना मतलब इतना फास्ट होना चाहिए भाई, उतना भी फास्ट नहीं कि कुछ आके तुम्हारा आंख में घुस जाए, ऐसा भी नहीं, ठीक है। मतलब खुद का भी केयर रखना है, ऐसा नहीं कि पेशेंट के लिए जान दे रहे हो तो अपना ही जान चले जाए, ऐसा भी मत सोचना। खुद को पहले फास्ट सेफ्टी योर्स, पेशेंट का सेफ्टी कब रखोगे, जब आप खुद को सेफ्टी रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट इमेज देखिए ये क्या होती है, नेक्स्ट इमेज देखिए ये क्या होती है। देखे होंगे या नहीं देखे होंगे पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ कुछ वीडियो भी बनाया था शायद मॉनिटर का, अगर होगा तो मैं आपको अपलोड भी करवा दूंगा। देखिए ये जो होती है आपका, इसको बोलते हैं प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, मैं नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ठीक है, पीवीसी जिसको बोलते हैं, एक्चुअली पीवीसी बोलते हैं, कोई कोई बोलता है वीपीसी, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन, ठीक है। पीवीसी और वीपीसी भी बोलते हैं बट यूजुअली पीवीसी नॉट वीपीसी, ठीक है, ये याद रखिए। देखिए आपका जो पीवीसी प्रीमेच्योर वेंट, देखिए ये देखिए आप देख पा रहे हो, ये आपका हो गया नॉर्मल ईसीजी, ये हो गया पीयू, नॉट पीयू भाई, पी, पी क्यू आर एस टी, ये हो गया ट्यू। यू जो है मैं बोला था ना, यू यहाँ पर है बट आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट आपका फिर पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका ईसीजी। ये ईसीजी के साथ साथ ये जो अगर ऐसे टाइप का, चाहे वो नीचे आ रहा हो या ऊपर, ऐसे जाके ऊपर आके फिर ऐसे हो, जी इसको बोलते हैं पीवीसी, लाइक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। मतलब ये जो आपका जो लाइक प्रीमेच्योरली जो हार्ट बीट हो रहा है ना, ये कहाँ पर हो रहा है, वेंट्रिकल में हो रहा है। ये जो प्रीमेच्योर आपका वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन मीन्स आपका ये वेंट्रिकल में प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन हो रहा है, जो कि ईसीजी का कौन सा वेब में दिखाई देती है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ईसीजी का आपकी कौन सी वेब में दिखाई देती है, मतलब प्रीमेच्योर जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जो होती है वो अगर मान लीजिए कहाँ दिखाई देते हैं, मतलब ये आपका क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली एक क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है, देखिए ये एक्चुअली एक क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपका एक एबनॉर्मालिटी क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स अराइज हो रहा होगा, ये आपका क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में दिखाई देती है, ये आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में दिखाई देती है। अगर आपको पूछे बीपीसी या पीबीसी कहाँ अराइज होती है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, ये पी वेब या टी वेब मत कीजिएगा, मैं अभी से बोल रहा हूँ, पी वेब या टी वेब मत कीजिएगा, उसका भी बहुत टाइप्स होती है, मैं आपको दिखाऊंगा फिर, ठीक है, बोल दूंगा। अगर इमेज नहीं होगा मैं आपको इमेज के साथ दिखा दूंगा ताकि आपको और भी अच्छे से याद आए, ठीक है। देखिए अगर पीवीसी का बात करें तो ये तो हो गया। अगर आपको इंटरवेंशन का बात करेंगे, अगर आपको इंटरवेंशन का बात करेंगे तो आपको क्या क्या, लाइक अगर मान लीजिए प्राइमरी नर्सिंग एक्शन या तो इंटरवेंशन का बात करेंगे, आप क्या देख लो। देखिए इंटरवेंशन तो डॉक्टर करेंगे बट हमें क्या क्या फोकस देना चाहिए, ये चीज किस लिए होती है, अगर आपको पूछे लाइक पीबीसी किस लिए होती है, तो सिंपल सा एक आप याद रख लिए, लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। अभी अगर कौन सी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होती है जो कि आपका पीवीसी कर सकती है। फर्स्ट तो हो गया पोटासियम आपको चेक करना है, सेकंड हो गया आपका मैग्नीशियम चेक करना है। बट क्या होता है, सपोज मान लीजिए आपको रिपोर्ट है नहीं, तो यूजुअली डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एटलीस्ट आप 20 mEq या 40 mEq KCl ओवर 2 आवर्स या 4 आवर्स दे दो, मैग्नीशियम 2 ग्राम ओवर 2 आवर्स आप दे दो।
एटलीस्ट उसके बाद जो भी abnormalities हो रहा है वो एटलीस्ट आपका डिले ना हो, मतलब कुछ इंटरवेंशन हो जाए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मतलब अगर आप मान लीजिए किसी पेशेंट को पीबीसी हो रहा है, तो आप ऐसा कौन सा प्राइमरी नर्सिंग एक्शन या आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, आपको ऐसा क्या लगेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। आपको लाइक कौन सा, आप क्या सोच सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के वजह से हो सकता है। फर्स्ट तो जाएगा आपका पोटेशियम, सेकंड में आपका मैग्नीशियम। पर देखिए पोटेशियम भी होती है मैग्नीशियम भी होती है, दोनों ही होती है। ऑप्शन चूज करने से पहले पोटेशियम आपका, सेकंड में आपका मैग्नीशियम जाएगा, ठीक है। अगर आपका देखिए ये पहले आपको पता होना चाहिए कि पीवीसी हो गया, फिर आप देख लीजिए पोटेशियम मैग्नीशियम कितना है। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करनी है। खुद से ऐसा डिसीजन मत लेना कि कितना पोटेशियम देना है, फिजिशियन को आपको इन्फॉर्म करनी है। अगर आपको फिजिशियन बोलेंगे कि एक ईसीजी करो, ठीक है, अगर फिजिशियन बोलेंगे कि एक ईसीजी करो, तो फिर आपको एक ईसीजी करनी है, फिर आपको एक ईसीजी करनी है, ठीक है। ये जो आपका क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जैसा दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया पीवीसी का। अगर मैं टाइप का बात करूं ना, अगर मैं पीवीसी का अगर टाइप्स का बात करूं, पीवीसी का अगर मैं टाइप्स का बात करूं, देखिए ये हो गया पी क्यू आर एस टी। अगर मैं टाइप्स का बात करूं तो क्या क्या होती है, फर्स्ट होती है आपके बाइजेमिनी, तो आपके होती है बाइजेमिनी। व्हाट इज बाइजेमिनी, देखिए ये जो चीज है, ये जो आपको पीवीसी दिखाई दे रहा है, मतलब ये कहाँ पर बाइजेमिनी, मतलब देखिए सपोज मान लीजिए ये आपका एक पी क्यू आर एस जो लाइक रिदिम है, मतलब ये एक हार्ट बीट है प्लस ये एक हार्ट बीट है, ये एक हार्ट बीट है और ये एक हार्ट बीट है। दोनों एक मतलब एक हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के अगर बीच में हो रहा है, अगर एक हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के बीच में हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, तो उसको बोलेंगे बाइजेमिनी, ठीक है। बाइजेमिनी मतलब सपोज मान लीजिए ये आपका फास्ट हार्ट बीट, ये आपका सेकंड हार्ट बीट आने से पहले अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर होता, तो ये आपका बाइजेमिनी। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल, सपोज मान लीजिए ये जो साइड है ये आपका है नहीं, ये मान लीजिए ये साइड आपका है नहीं, इसको काट कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बोल रहा हूँ, ये फास्ट हार्ट बीट, ये आपका सेकंड हार्ट बीट। ये मान लीजिए स्टार्टिंग हार्ट बीट स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग होते ही आपका पीवीसी आ गया, फिर आपका नेक्स्ट हार्ट बीट आया, ये हो गया आपका बाइजेमिनी। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिया जा सकता है कि ये जो आपको जो पीवीसी दिया गया है ये बाइजेमिनी है, ट्राइजेमिनी है या क्वाड्रिजेमिनी है, ठीक है। आई आई एम डैम श्योर कि आप ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कोई पढ़ा नहीं हो रहा, व्हाट इज बाइजेमिनी, व्हाट इज ट्राइजेमिनी, व्हाट इज क्वाड्रिजेमिनी, ठीक है। अगर आपको देखिए आपका बाइजेमिनी हो गया, मतलब आपका जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगा, जो पीवीसी हो गया एवरी अदर हार्ट बीट, आपको अदर हार्ट बीट के मतलब ये एक हार्ट बीट और ये एक हार्ट बीट के बीच में होगा, ठीक है। एवरी अदर हार्ट बीट मतलब एक हार्ट बीट के बाद होगा, फिर इसके बाद एक होगा, फिर इसके बाद एक होगा, मतलब एक हार्ट बीट के बाद ही एक पीवीसी आएगा, उसको बोलते हैं बाइजेमिनी। अगर मैं बोलूं लाइक पीवीसी जो होगा ये आपका एवरी अदर हार्ट बीट में, एवरी अदर हार्ट बीट में आपका होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट मान लीजिए आपका जो है वो ट्राइजेमिनी आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा ट्राइजेमिनी। व्हाट इज ट्राइजेमिनी, बाइजेमिनी ट्राइजेमिनी। ट्राइजेमिनी क्या होती है, एवरी थर्ड हार्ट बीट में, मतलब मान लीजिए ये आपका फास्ट हार्ट बीट, ये सेकंड हार्ट बीट, यहाँ पर एक आपका हार्ट बीट होने वाली थी, बट ये फास्ट हार्ट बीट, ये सेकंड हार्ट बीट, ये आपका थर्ड हार्ट बीट। एवरी थर्ड मतलब प्रत्येक का 3 बार का जो हार्ट बीट आने वाला है, यहाँ पर तो एक पीक्यूआरएस अराइज होने वाला था ना, बट हो नहीं पाया, क्योंकि देखिए पीक्यूआरएस टी हो गया, यहाँ पर आपका हो गया, फिर आपका पीबीसी आ गया। अगर ऐसा बोलेगा कि एवरी थर्ड हार्ट बीट में, एवरी थर्ड हार्ट बीट में आपको ये अराइज होगा, आपको ये अराइज होगा, ठीक है। ये होता है ट्राइजेमिनी। एंड व्हाट इज क्वाड्रिजेमाइनी, व्हाट इज क्वाड्रिजेमाइनी, व्हाट इज क्वाड्रिजेमाइनी। अगर सेम पूछे तो आपको ये करना है एवरी फोर्थ हार्ट बीट। एवरी फोर्थ हार्ट बीट मतलब देखो भाई ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ठीक है। अभी मान लीजिए फिर ऐसा आ गया, फिर मतलब ये आपका हो गया क्वाड्रिजेमाइनी, ये आपकी हो गई
क्वाड्रिजेमाइनी, क्वाड्रिजेमाइनी पीवीसी, एवरी एवरी फोर्थ हार्ट बीट, एवरी फोर्थ हार्ट बीट में वो आपको दिखाई देगी। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आपको पूछे, और देखिए आपको इतना ही याद रखना है, बाकी बहुत सारा होती है, मल्टीफोकल, यूनिफोकल, ये सब भी होती है, ठीक है। उसमें से आपको उतना नहीं जाएगा, बट ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखिए, नेक्स्ट मैं बोला हूँ ना, ये क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है, बट नेक्स्ट जो अराइज होने वाला है, जो आपका लेवल जो बढ़ रहा है ना, इसमें मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये आपको पूछा जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज, ये आपको इमेज दे दिया जाएगा, बोलेगा ये कौन सा टाइप का पीबीसी है, बाइजेमिनी, ट्राइजेमिनी, क्वाड्रिजेमिनी, बस काम खत्म, और आप चुप साइलेंट, एक मार्क आपका गया, टाटा बाय बाय होके आ गए, ठीक है। फिर आप अटेंड नहीं कर पाए। चलिए, बस इतना ही, ये हो गया पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होती है, ईसीजी करनी होती है। ईसीजी करो भाई, ईसीजी करने से ही आपको पता चलेगा। मॉनिटर में तो दिख रहा है, बट इसमें क्या होता है एक्चुअली 12 लीड ईसीजी, ईसीजी मतलब 12 लीड ईसीजी, आपको ये भी बता दे के रख रहे हैं, ठीक है, ताकि पता, क्या पता आपको पता है या नहीं पता है। देखिए मैं आपको अभी ईसीजी के बारे में कुछ बात कर रहा था। देखिए कुछ कुछ ईसीजी ऐसा है, आपको ऐसा इमेज देके आपको पूछा जाएगा, तो मैं आपके लिए कुछ इमेज लेके आया हूँ, और भी इजीएस्ट तरीके से, ताकि आपको और भी अच्छे से याद रह जाए, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से याद रह जाए। हाँ, तो यहाँ पर जो हो रही है, देखिए क्या है, आर्ट्रियल फ्लटर। अगर आपको आर्ट्रियल फ्लटर पूछेगा, कि अगर मान लीजिए आर्ट्रियल फ्लटर नहीं पूछेगा, आपको ऐसा इमेज दे देगा, आपको ऐसा इमेज देगा, ऐसा इमेज देके आपको ये पूछा जाएगा कि लाइक आर्ट्रियल फ्लटर क्या होती है। आर्ट्रियल फ्लटर में क्या होती है, मतलब ये जो हो गया ना आपका टूथ शेप हार्ट बीट, मतलब ये जो टूथ शेप, लाइक आपको एक पी क्यू, आपका एक पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद ऐसे टाइप का आएगा, मतलब ये टूथ शेप ऐसे आएगा, फिर आपका ईसीजी आएगा, फिर क्यू आर एस, फिर टूथ शेप, फिर ऐसे आएगा। ये हो गया आपका आर्ट्रियल फ्लटर, जिसमें आपका 100 टूथ अपीयरेंस दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपको पूछे कि लाइक ऐसा कौन सा ईसीजी है जिसमें से 100 टूथ अपीयरेंस दिखाई देती है, तो आपको आर्ट्रियल फ्लटर करनी है। ए एफ, यूजुअली ए एफ मतलब आर्ट्रियल फिब्रिलेशन आपको समझाना होता है, ठीक है, बट आर्ट्रियल फ्लटर को ऑलवेज आपको फुल लिखना होता है। ऐसे आप शॉर्ट में कभी मत बोलिएगा कि एफ, एफ होने से आपको आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, एफ इन द सेंस हम लोग आर्ट्रियल फिब्रिलेशन समझते हैं, नॉट आर्ट्रियल फ्लटर। अब ज्यादा आपका दिमाग ना लगा के आप एफ कभी भी मत कीजिएगा, एफ इन द सेंस आप शॉर्ट फॉर्म मत कभी यूज कीजिएगा, ठीक है। ये आर्ट्रियल फ्लटर जो 100 टूथ अपीयरेंस दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। अगर आपको आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में पूछे कि व्हाट इज आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, देखिए आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कहाँ अराइज होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि जो एक पीवीसी जो है, वो आपका टी वेव में आपको अराइज होती है। जो आपका पीवीसी जो है, लाइक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, वो आपका टी वेव में, ये आपका टी वेव में अराइज होती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कहाँ पर अराइज होती है, वो आपका पी वेब में होती है, ठीक है, आपका पी वेब में होती है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन मतलब यहाँ पे जो एबनॉर्मल है, ठीक है, एबनॉर्मल मतलब जो आपका हार्ट रेट है वो लाइक मतलब आरिथमिया टाइप का है, ठीक है। लाइक आर्टरी में आपका यहाँ पे देखिए, क्विवेरिंग ऑफ आर्ट्रिया, आर्टरी में दिखाई देगा। आपको पता है ना कि पी वेव है, आर्ट्रियल कंट्रैक्शन होती है, पी वेव जो है वो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन होती है, ना कि वेंट्रिकुलर। तो क्या बोला, आर्ट्रिया में दिखाई देती है, मतलब आपका ये जो है ये पी वेव में प्रॉब्लम होती है, ये आपका पी वेव में प्रॉब्लम होती है, आपका एक्स्ट्रा एक पी वेव, या तो मतलब पी वेव मिसिंग होगा वहां पर, ठीक है। आपका जो पी वेव है, अगर आपको पूछे कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में एक्चुअली पी वेव दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, पी वेव मिसिंग होगा। आप ये मत सोचिए कि मतलब अगर पी वेव मिसिंग होगा तो आप वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मत कीजिए। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये रहा, आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये रहा और ये रहा। देखिए ऐसे दो तीन टाइप का आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है। अभी देखिए मैंने एक दिखाया था, ये दूसरी वाली है, ये तीसरी वाली है, ठीक है ना।
तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन में क्या होती है, पी वेव में जो मतलब आपको सबको पता है कि लाइक पी वेव आर्टेरियल कंट्रैक्शन होती है, क्यू आर एस आर्टेरियल रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। आपका टी वेव वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होती है वो आपका छुपा हुआ रहती है, ऐसे टाइप का होती है ना। तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन पी वेव में दिखाई देती है। आपको मैंने ऑलरेडी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में बता दिया। फिर अगर मैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में बात करूं कि व्हाट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो होती है, आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको नोट्स थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लाइक थ्योरी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि लाइक एक्चुअली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती क्या है, ठीक है। तो देखिए आप इमेज देख लीजिए कि ये है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। मतलब ये जो ना तो यहाँ पर आपको पी का पता है भाई कहाँ है, ना तो क्यू आर एस का पता है, ना तो टी का पता है। आपको पी क्यू आर एस टी किसी का कुछ भी नहीं पता कि वो ईसीजी में है या नहीं, एक्चुअली में है या नहीं। मतलब अगर हम ऐसे बोलने के लिए जाएंगे कि आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो होती है वो आपका मतलब एब्सेंस ऑफ, आपको ऐसे बोलेंगे लाइक एब्सेंस ऑफ, और लाइक एब्सेंस ऑफ पी क्यू आर एस टी वेव। मतलब आपको किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता कि वो होती क्या है, मतलब होती क्या है इन द सेंस पी वेव कहाँ है, क्यू आर एस है। जैसे आप देखिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आपको पता चला कि आपको कांस्टेंट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेगा बट एब्सेंस ऑफ पी वेव मिलेगा। बट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपको ना तो पी क्यू आर एस टी किसी का भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। मतलब आपको ऑलमोस्ट एक कार्डियक अरेस्ट है, आपको ऑलमोस्ट एक कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है। ये आपका एक कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट रेट का अगर बात करेंगे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कितनी हार्ट रेट आपकी चलती है, ये 120 टू 200 जूल की, 120 टू 200 बीट्स, नॉट 200 बीट्स, मोर देन 250 बीट्स, मोर देन आपको 250 बीट्स आपको हार्ट रेट दिखाई देती है, ठीक है। अगर आपको इंटरवेंशन में क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग तो आपको इंटरवेंशन में देखिए वीटी में आपको कभी भी सीपीआर नहीं करना है, वीटी में आपको कभी भी सीपीआर नहीं करना है। बट अगर वीएफ का बात पूछे, बट अगर वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात पूछे तो इंटरवेंशन क्या करनी है, फर्स्ट थिंग तो आपको सीपीआर स्टार्ट कर देनी है। कब तक करनी है, जब तक आपका डिफिब्रिलेशन आसपास में ना आ जाए। पहले तो सीपीआर करनी है, फिर आपको डीफिब करनी है, फिर आपको डीफिब करनी है। कितने की जूल देनी है, 120 टू 200 की जूल्स देनी है। तुरंत ही आपको डीफिब देने के बाद फिर आपको सीपीआर रिज्यूम करनी है। आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को डीफिब दिया, आप कितना टाइम तक सीपीआर कंटिन्यू रखोगे, ठीक है। डीफिब देने के बाद सीपीआर आपको जो रिज्यूम करोगे, सीपीआर जो आप रिज्यूम करोगे वो 2 मिनट्स के लिए आपको सीपीआर को कंटिन्यू करना है, ठीक है। 2 मिनट्स के लिए आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है। प्लस फिर अगर पेशेंट को अगर लग रहा है कि पेशेंट रिवर्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक कार्डियक अरेस्ट कंडीशन है, प्री कार्डियक अरेस्ट कंडीशन, ऑलमोस्ट पेशेंट वहां पे कार्डियक अरेस्ट हो जाता होगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, एंटी अरिथमिक ड्रग देना है। चाहे एंटी अरिथमिक, चाहे आप तो जो अमाइडारन दो या आर्डिनोसाइन दो, बट यूजुअली क्या यूज करते हैं, ठीक है। आपको वो आपका इंस्टीट्यूट प्रोटोकॉल के हिसाब में मेंटेन होती है, बट यूजुअली क्या कोई कोई आर्डिनोसाइन फॉलो करती है, आर्डिनोसाइन देते हैं या अमाइडारन देती है, ठीक है। वो आपके लाइक अगर आपको पूछे कि बीएफ में देना क्या है, देना तो है आर्डिनोसिन। अगर आपको आर्डिनोसिन नहीं है तो आप अमाइडारन भी कर सकते हो, कुछ इश्यूज नहीं है, ठीक है। आपको आर्डिनोसाइन करना है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि डी फिब में लाइक मोनोफेजिक होती है, बाईफेजिक होती है, ये जो मैंने बोला यूजुअली ये जो देखिए एक होती है मोनोफेजिक। मैं अगर आपको थोड़ा सा डी फिब के बारे में बात करूं, मैं अगर आपको डी फिब के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा दूं, लाइक व्हाट इज मोनोफेजिक, व्हाट इज बाईफेजिक। बाईफेजिक में आपका टोटल जूल 360 जूल की होती है। बाईफेजिक मतलब आपको स्टार्टिंग 360 जूल ही देना है। मोनोफेजिक में क्या होती है, 120 टू 200 की होती है। आपको सिलेक्ट करना है 120 देना है, 150 देना है। बट क्या होती है, हम लोग 200 डायरेक्ट देते हैं, यूजुअली 200 देते हैं, क्योंकि मोनोफेजिक जो होती है वो उतना इफेक्टिव नहीं होती है। जो आपकी मोनोफेजिक होती है उतना इफेक्टिव नहीं होती है। जो आपका बाईफेजिक होती है वो आपका इफेक्टिव होती है। बट इसमें से और भी आपको बहुत सारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आप पहले क्या इंटरवेंशन करोगे, सीपीआर करोगे टिल द डिफिब्रिल अराइव्स। देन नेक्स्ट आपको डिफिब करना है। आफ्टर द डिफिब यू हैव टू रिज्यूम द सीपीआर फॉर 2 मिनट्स, ओके।
देन आफ्टर रिज्यूमिंग द CPR, इफ देयर विल बी लाइक, अगर आपको कुछ भी लाइक क्या है, आपका रिदम्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ आप एंटी अरिथमिक ड्रग, डिसअरिथमिक ड्रग, नॉट एंटी, जो अरिथमिया, एंटी अरिथमिक ड्रग दे सकते हो। एडेनोसाइन यूज कर सकते हो, यूजुअली एडेनोसाइन यूज करनी चाहिए। अगर कोई कोई भी अमायोडारोन यूज करती है, ठीक है, बट एडेनोसाइन भी दे सकते हो, अमायोडारोन। अगर फर्स्ट चॉइस आपको पूछे तो आप एडेनोसाइन में जाओ, नॉट अमायोडारोन में, ठीक है। बट वेंट्रिकुलर मतलब एडेनोसाइन में ही पहले जाना है, चाहे वो VT हो या VF हो। मैं वहां पर अमायोडारोन का भी बात किया, ठीक है। एडेनोसाइन ही देना है फर्स्ट चॉइस आपका, नेक्स्ट आपका अमायोडारोन। बट प्रीफर्ड अमायोडारोन करते हैं, एडेनोसाइन उतना करते नहीं है, ठीक है। प्रीफर्ड मैं जैसे बोला ना, प्रीफर्ड क्या करते हैं, प्रीफर्ड वो लोग अमायोडारोन करते हैं, क्योंकि एडेनोसाइन बहुत लाइक इतना फास्ट इफेक्टिव होता है ना, मतलब आपका मान लीजिए कुछ BP वगैरह लो कर देगा, मतलब अरेस्ट हो जाएगा पेशेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट अरेस्ट में हो, लाइक उसका ऐसा भी हो सकता है। तो वो फिजिशियन, वो जो आपका डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया आपका ST एलिवेशन। देखिए ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, आपको STEMI मतलब ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, ठीक है। ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। ये जो आपका हो गया। और देखिए STEMI में मैंने आपको बताऊंगा, लाइक ये जो ST सेगमेंट एलिवेटेड MI में आपका ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह क्या रहती है, आप बस इसी देख लीजिए। मैं ऑलरेडी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन के बात कर लिया, प्रीमेच्योर आर्टेरियल कंट्रक्शन में बात कर लिया। आर्टेरियल कंट्रक्शन मतलब आपका आर्टरी में होगा, ठीक है। आर्टेरियल पेसिंग, पेसिंग में क्या होती है, सपोज मान लीजिए कोई पेशेंट को पेसमेकर लगा हो, कोई पेशेंट को आपको पेसमेकर लगा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पेशेंट को, आपको मॉनिटर लगाने से ही कैसे पता चला जाएगा कि पेसमेकर लगा है बोल के, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेशेंट में पेसमेकर है नहीं। देखिए ये जो आपका PQR, ये जो ECG का बीच में ना एक आपका ब्लू कलर का एक लाइन्स आएगा, ये लाइन्स ऐसे ऐसे आएगा, मतलब ये डबल डबल लाइन आएगा, एक एक आपका डबल डबल लाइन आएगा, ऐसे ऐसे। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये जो लाइन्स आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका मॉनिटर में शो करेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका पेसिंग हुआ है, मतलब आर्टेरियल पेसिंग प्लस वेंट्रिकुलर पेसिंग, मतलब आपका पेसमेकर है। अगर आपका वेंट्रिकुलर पेसिंग है तो ये आपका वेंट्रिकुलर का आएगा, ठीक है, प्लस ये आपका पेसिंग का इमेज आएगा, पेसिंग का सिंबल आएगा, ये होता है पेसिंग का सिंबल, ठीक है। देखिए और ST डिप्रेशन, आपको यहाँ पर ST एलिवेशन बोला गया, ST डिप्रेशन। जैसे आपको देखिए मेनी कॉजेस है, जैसे आपका हाइपोकैलेमिया या तो यू प्रोमिनेंट यूएफ में आपको ST डिप्रेशन वगैरह दिखाई देते हैं। ST एलिवेशन कहाँ पर दिखाई, जैसे हाइपरकैलेमिया में आपको ST एलिवेशन आपको दिखाई, मतलब मायोकार्डियल, अगर आपको पूछे ST एलिवेशन कहाँ दिखाई देते हैं, फर्स्ट चॉइस जाएगा आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सेकंड में आपका, हाँ मान लीजिए मैं हाइपरकैलेमिया बोल सकता हूँ नहीं कि है, बट फर्स्ट चॉइस आपका MI में जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि ST सेगमेंट एलिवेटेड MI किस में दिखाई देती है, मतलब MI तो नहीं पूछा जाएगा कि ST एलिवेशन किस में दिखाई देती है, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दिखाई देती है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। ये आपका थ्योरी के बारे में और भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ ECG चेंजेस का मैंने बात कर रहा था। देखिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड, आपको ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से हर एग्जाम में एक्चुअली में ना क्वेश्चंस आपको मिलता है, चाहे वो नॉर्सेट हो, UPMS हो, ESIC हो, RML हो, SGPGI हो, DSSB हो, CHO हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई भी हो, OSSC हो, कुछ भी हो, ठीक है। या तो आपका राजस्थान का मान लीजिए, बिहार का मान लीजिए, बाकी जितना भी आ गया, जितना भी आ रहा है, आने वाला है, NHM, UP NHM आपका, कर्नाटका, ये वगैरह वगैरह जो भी है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड अगर आपको ये इंपॉर्टेंट है, हाइपोकालेमिया आपको क्या दिखाई देगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ST डिप्रेशन दिखाई देगा, मतलब ST डिप्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दिया। देखिए ST डिप्रेशन की इमेज आपको कैसी दिखाई देती है, देखिए ये PQRS हो गया ना, ये S का जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके आपको T आएगा, मतलब जो ST है वो डिप्रेशन मतलब आपका नीचे के तरफ है, और एलिवेशन मतलब आपको ऊपर उठ गया है। अगर ST एलिवेशन का बात करें, ये वाला चीज आपका यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये जो चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये होती है ST डिप्रेशन। इमेज देख लीजिए, इमेज से भी पूछा सकता है कि ये आपको कौन सी इमेज है, ये आपको पता लगाना चाहिए। ये हो गया ST डिप्रेशन, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया में आपको कौन से, देखिए ये हो गया, ये आपका PQRS गया, ये T, ये आपका T आके ये U हो गया,
देखिए यहाँ पर यू वेव अराइज हुआ है, ये जो है ये यू वेव। यूजुअली नॉर्मल ईसीजी में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या आपको यहाँ पे यू ई दिखाई दे रहा है? ये हो गया पी क्यू आर, सॉरी, ये होगी पी क्यू आर एस टी। आपको यहाँ पे यू वेव शो नहीं है, ठीक है। आपको क्या होगा, अगर आपको पूछे यू वेव कहाँ अराइज होगा, ये हो गया आपका यू वेव। यू वेव कहाँ अराइज होगा? आपका हाइपोकालेमिया में। हाइपोकालेमिया में आपको यू वेव दिखाई देगा। प्लस जो टी वेव है, टी वेव है फ्लैट और इन्वर्टेड। देखिए ये आपका टी वेव है, ये पी क्यू आर एस होने के बाद ये टी आता है, ठीक है। ये आपका टी आता है यहाँ पर। ये तो या तो ये फ्लैट रहेगा और इन्वर्टेड। देखिए ये इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्ट मतलब नीचे की तरफ आ गया है, ये आपका नीचे की तरफ। बट अगर आप नॉर्मल ईसीजी देखोगे, कभी भी आपका ये नीचे की तरफ नहीं आती है, ये ऊपर जाती है। आपको ये ऐसे जाके ऐसे आ गया, आपको ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे मतलब ये टी वेव नीचे आके यू वेव प्रोमिनेंट हो गया। ये यू वेव प्रोमिनेंट हुआ है, सिर्फ यू वेव नहीं, अगर आपको पूछे यू वेव प्रोमिनेंट है, ठीक है। आपका ये जो यू वेव है ना, ये प्रोमिनेंट यू वेव है। सिर्फ यू वेव बताने से आपको कैसे पता चलेगा कि यू वेव है या नहीं? सर तो बोल रहे थे कि यू वेव नहीं है बोल के। तो क्या है, ये आपको प्रोमिनेंट यू वेव दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट आपका आ गया आपका हाइपर कलेमिया। हाइपर कलेमिया में मैं बात क्या कर रहा था, लाइक आपको एस टी, लाइक आपका एस टी एलिवेशन मिलेगा, ठीक है। एस टी एलिवेशन मिलेगा प्लस फ्लैट पी वेव। देखिए यहाँ पे पी वेव ऑलमोस्ट फ्लैट। आराइज तो है बट इसको आराइज नहीं बोलेंगे। आराइज कैसे? आपको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये होगी पी वेव। यहाँ पे आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, देखिए प्रोलॉन्ग पी आर। ये जो पीक देखिए, ये जो पी आर नॉर्मली जितना पी आर इंटरवल, ये क्यू हो गया आर, इसका जो इंटरवल कितने होती है, कोई मुझे कमेंट करके बताइए। नॉर्मल जो पी आर का इंटरवल होती है वो कितनी होती है? ये जो आपको पी आर इंटरवल क्या दिखाई देगा, पी आर इंटरवल आपको प्रोलॉन्ग्ड दिखाई देगा, मतलब आपका बढ़ गया होगा, आपको ये बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको क्यू आर एस वाइडनिंग। नॉर्मल क्यू आर एस ये होगी नॉर्मल, मतलब ये आपको वाइडनिंग है। आप देख सकते हो, आपको जो जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको ईसीजी दिया हुआ है, ऐसे ही आपको ईसीजी दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका वाइडनिंग क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि पी आर इंटरवल? कोई नहीं बता पाया। तो पी आर इंटरवल कितनी होती है आपका? 0.122 0.122 सेकंड्स की होती है। 0.122 0.20 सेकंड्स की होती है। अगर हम उसको मिली सेकंड में बात करेंगे तो 122 200 मिली सेकंड्स होती है। ये आपका 122 200 मिली सेकंड्स की होती है। ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है। तो आपका पी आर इंटरवल, नॉर्मल पी आर इंटरवल कितना है? 0.122 0.2 सेकंड्स होती है। 0.122 0.2 सेकंड्स होती है। अगर आपको ऐसे देखिए, आपको ये जो वाइडनिंग क्यूआरएस पूछा गया, आपको अगर पूछे कि नॉर्मल क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कितनी होती है, आपको अगर पूछे कि नॉर्मल क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कितनी होती है, तो आपका नॉर्मल जो क्यूआरएक्स होती है वो 0.082 0.10 की होती है। 0.082 0.10 की होती है, मतलब आपका 80 टू 100 मिली सेकेंड्स की होती है, ठीक है। ये सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब हम थ्योरी पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको हाइपरकलेमिया में प्लस 12 पिक्ड टी वेव, ये देखिए मैंने बोला था ना एस टी एलिवेशन। एस टी एलिवेशन मीन्स आपका जो टी वेव वो पीक पीक लेवल में गया है। पी क्यू आर एस टी लेवल कहाँ पहुंचा हुआ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हाइपरकलेमिया। देन आपका हो गया हाइपोकैल्सियमिया। हाइपोकैल्सियमिया देखिए प्रोलोंग्ड एस टी सेगमेंट। आपका एस टी कौन सा हो गया? ये आपका एस, ये आपका टी, ये बढ़ गया है, इतना होना नहीं चाहिए। एंड प्रोलोंग्ड क्यू टी इंटरवल, ये क्यू प्लस टी, अगर एस बढ़ रहा है तो क्यू टी भी बढ़ेगा ना। मतलब प्रोलोंग्ड एस टी एंड प्लस क्यू टी कहाँ पे दिखाई देता है? हाइपोकैल्सियमिया में। हाइपरकैल्सियम में क्या दिखाई देगा? शॉर्टेंड एस टी सेगमेंट। ये आपका एस, ये टी, ये शॉर्ट हो जाएगा। जो सेगमेंट उसका जो इंटरवल है, सेगमेंट मतलब जो लेंथ है, ठीक है। वाइडनिंग टी वेव, टी वेव वाइडनिंग हो गया। देखिए कितना वाइडनिंग हुआ है, यहाँ पर जितना हुआ है उसका दो गुना ज्यादा वहां पर वाइडनिंग हुआ है। आप देख सकते हो, आप देखिए, आप खुद देखिए। इसीलिए तो मैं इमेज बेस्ट लेके आया हूँ, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ आप जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हो, आप वो इमेज में देख पा रहे होगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ना पूरा या तो स्क्रीनशॉट लगा लो, या तो आपका मतलब पूरा इतना याद रखो कि जैसे दिमाग से हटे ही ना, ठीक है। इसमें तो एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
1 मार्क मतलब 1000 रैंक, मैंने आपको बोल दिया 1 मार्क मतलब 1000 रैंक। आप उसके हिसाब से आप डिसाइड करो आपको इतना जो इन्फॉर्मेशन, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपको वीडियो देखना है कि नहीं देखना है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, आपको जहां से भी अच्छा लग रहा है आप वहीं से पढ़ाई करो। ठीक है। देन हाइपोमैग्नेसीमिया, हाइपरमैग्नेसीमिया। हाइपोमैग्नेसीमिया में क्या होता है, टॉल टी वेव एस टी डिप्रेशन होती है। टॉल टी वेव प्लस एस टी डिप्रेशन है, नॉट एस टी डिप्रेशन, नॉट ओनली हाइपोकैलेमिया, आपको हाइपोमैग्नेशिया में भी दिखाई देगी। ठीक है। प्लस आपको हाइपर मैग्नीशियम में क्या हो गया, वाइडनिंग क्यू आर एक्स, ये जो क्यू आर एस है वो पूरा वाइडनिंग, ये जो क्यू आर एस है वो वाइडनिंग हो जाएगा। प्लस प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल, तो प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल आपको हाइपर मैग्नीशियम में दिखाई देगा, क्यूटीएसटी हाइपोकैल्शियम में भी दिखाई देगा। ये आपको चाहे आप घुस के याद रखो या आप रट्टा मार के याद रखो, याद आपको रखना ही है, या तो आप समझ के याद रख लो, ये तो याद रखना। इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखिए हर चीज के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कुछ कुछ के लिए होता है। ठीक है, आगे वीडियो देखिए, मैं आपके लिए और भी एक बहुत ही शानदार चीज लेके आया हूँ। अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, ये थोड़ा तो आपका हो गया लाइक थ्योरी वगैरह ये सब हो गया। अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में आपको कौन सा सिम्टम दिखाई देगा, मतलब आपको सबको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो अगर मैं हार्ट फेलियर का बात करूँ, अगर मैं आपको हार्ट फेलियर का बात करूँ, ये आपका दो दो टाइप होती है, एक होती है राइट साइड, एक होती है आपका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगी, देखिए कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज सिम्टम, चलो कमेंट करके बताना व्हाट इज साइन, क्वेश्चन ये भी आया है, व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज सिम्टम, कमेंट करके जरूर बताओ। अगर नहीं बता पा रहे हो तो क्लास के एंड तक, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, देखिए राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या क्या आपको सिम्टम दिखाई देगा। फर्स्ट थिंग तो आपका एडिमा दिखाई देगा, एडिमा भी कैंसर डिपेंडेंट। ठीक है, एडिमा में आपको कैसा दिखाई देगा, डिपेंडेंट, मतलब आपको यूजुअली क्या होगा लाइक लेग्स, लेग्स में आपका एडिमा दिखाई देगा। ठीक है, लेग्स। नेक्स्ट आपको जो हो जुगुलर वेन डिस्टेंशन, आपको जुगुलर वेन डिस्टेंशन दिखाई देगा। और किस चीज में आपको जुगुलर वेन डिस्टेंशन दिखाई देगा, और अगर आपको फ्लूइड ओवरलोडेड हो गया होगा, अगर आपका, अगर कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट को आपका फ्लूइड ओवरलोडेड है, तो आपको जुगुलर वेन डिस्टेंशन दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब मेनली जो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक आपका राइट साइड हार्ट फेलियर में आपका फ्लूइड कलेक्शन होगा। ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन होने से क्या ऑर्गन बढ़ेगा, ये सब इंक्रीज होगा। लाइक आपको हेपाटोमेगाली, मैंने कल ऑलरेडी बता दिया था, आपको हेपाटोमेगाली दिखाई देगा, स्प्लिनोमेगाली दिखाई देगा होगा। आप ये सबको सब कुछ पता है, मुझे भी पता है, आप सब लोगों को पता है, मैं बस आपको एक रिमाइंड रिकॉल दे रहा हूँ। ठीक है, आपका वेट गेन होगा, आपका वेट गेन होगा। ठीक है, आपको नॉक्चुरनल डायरेसिस दिखाएगा, मतलब आपको रात को ज्यादा यूरिन पास होगा, रात को आपको ज्यादा यूरिन लगेगा, नॉक्चुरनल डायूरेसिस, नॉक्चुरनल डायूरेसिस आपको दिखाई देगा। ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया। ठीक है, अगर आपको पूछे लाइक जो मतलब क्या है ना, किडनी फेलियर आपको किस में दिखाई दे रहा है एंड पल्मोनरी कंजेशन किस में दिखाई देगा, कोई मुझे ये बताओ। किडनी फेलियर, ठीक है, किडनी फेलियर आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर में दिखाई देगा या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में आपको क्या क्या दिखाई देगा, किडनी फेलियर, अगर आपको पूछे पल्मोनरी कंजेशन, अगर पल्मोनरी कंजेशन पूछे, पल्मोनरी कंजेशन आपको कहाँ दिखाई देगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन आपको कहाँ दिखाई देगा, राइट साइड हार्ट फेलियर में। ठीक है,
लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या दिखाई देगा? किडनी फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या दिखाई देगा? फर्स्ट आपका आएगा किडनी फेलियर। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी उल्टा बोल दिया। ये आपका जो राइट साइड हार्ट फेलियर में आपका किडनी फेलियर दिखाई देगा। राइट साइड पे आप हार्ट फेलियर में आपका किडनी फेलियर दिखाई देगा। अरे किडनी फेलियर दिखाई दे रहा है बोल के आपका फ्लूइड वॉल्यूम तो ओवरलोडेड हो रहा है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ये एडिमा वगैरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या आप भी थोड़ा कमेंट करके नहीं बता पा रहे हो? यहाँ पे आपका क्या हो गया? पल्मोनरी कंजेशन दिखाई देगा। ठीक है, आपको पल्मोनरी कंजेशन दिखाई देगा, मतलब आपका पेशेंट जो है आपका डिस्निक रहेगा। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में डिस्निक रहेगा। आपको देखिए, ये एक मैंने पल्मोनरी कंजेशन बताया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पल्मोनरी कंजेशन रिलेटेड क्या होगा। डिस्निया दिखाई देगा, आपको टैकिपनिया दिखाई देगा, आपको टैकिपनिया दिखाई देगा, क्रैकल्स होगा। क्रैकल्स इन द सेंस मतलब गड़गड़ गड़गड़ की एक आवाज आती है ना, वो आपको लॉन्ग्स में सुनाई देगा। कोई मुझे बता सकती है एक्चुअली में क्रैकल्स का जो है वो साउंड कैसे सुनाई देता है? देखिए, अगर जब आप दो प्लास्टिक को जब रब करोगे ना, एक जो आवाज आता है ना, वो एक्चुअली क्रैकल साउंड होती है, वो एक्चुअली क्रैकल साउंड होती है। और आपको क्या दिखाई देगा? ड्राई एंड हैकिंग कफ, ड्राई एंड हैकिंग कफ, ड्राई एंड हैकिंग कफ दिखाई देगी। ठीक है, आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, बीपी आपका इंक्रीज बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, बीपी आपका बढ़ा हुआ होगा। देन पैरोक्सिमल नक्चुरल डिस्निया, आपको रात में सोने का टाइम में आपको सांस का तकलीफ होगा। ठीक है, पैरोक्सिमल मतलब आप उठ के आप बैठोगे। पैरोक्सिमल नक्चुरनल डिस्निया। ठीक है, होप आपको इसमें से कुछ भी डाउट्स नहीं हुआ होगा। मुझे पता है आप सबको ये सब कुछ, ये सब आपको सबको सब कुछ पता है, मैं बस आपको एक रिव्यू दे दिया। ठीक है, मैं बस आपको एक रिव्यू दिया। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर में आपको क्या दिखाई देगा? देखिए, क्रैकल इन द सेंस वो तो लेफ्ट साइड में है, ड्राई हैकिंग कब लेफ्ट साइड में है, एनोरेक्सिया वेट गेन कहाँ पे दिखाई देगा? आपको राइट साइड हार्ट फेलियर में। भाई टैकिपनिया तो लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। देखिए, ये आपको पढ़ाया, अभी आप मान लीजिए क्लिनिकल लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देगा? भाई आपको सबको पता है कि डिस्निया दिखाई देगा। ठीक है, ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे जुगुलर वेन डिस्टेंशन दिया हुआ है, डिस्निया तो दिया हुआ है, लेकिन जुगुलर वेन डिस्टेंशन डिस्निया दिया हुआ है, वो तो ऐसा कुछ डिस्टेंशन डिस्निया होता नहीं है। तो ये हो गया आपके आंसर। ठीक है भाई, वंस थोड़ा सा अगर आप थ्योरी क्लियर हो रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही मतलब आने वाला है। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं यहाँ पर देखिए, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विथ रेज सिंड्रोम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेज सिंड्रोम होता क्या है, कौन सी कॉज की वजह से होती है। द नर्स मॉनिटर द साइन ऑफ व्हिच मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस सिंड्रोम। मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर जो है वो मॉनिटर कर रही है, ऐसी कौन सी साइन होगी, ऐसी कौन सी साइन होगी जो आपका रेज सिंड्रोम में आपका मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड, मतलब रेज सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड, मतलब जो उसका जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा एसोसिएटेड है। ठीक है, तो पहले पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको रेज सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, आपका जो रेज सिंड्रोम होता क्या है? देखिए, जो रेज सिंड्रोम है ना, ये आपका एक्यूट एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, मान लीजिए ये जो रेज सिंड्रोम है, ये आपका वायरल रिलेटेड, मतलब ये एक वायरल इलनेस है, ये एक वायरल इलनेस है। ठीक है, ये आपका एक वायरल इलनेस है एंड एक्यूट एन्सेफेलोपैथी करवाती है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलने के जाऊं कि रेज सिंड्रोम में होता क्या है, रेज सिंड्रोम एक एक्यूट एन्सेफेलोपैथी है जो कि वायरल इलनेस की वजह से होती है। एन्सेफेलोपैथी मतलब वो एक एक्यूट एन्सेफेलोपैथी है जो कि वायरल इलनेस की वजह से होती है। अगर मैं बोलूं कि उसका जो साइन सिम्टम लाइक कैरेक्टर, मतलब उसका जो पैथोलॉजिकल या जो क्लासिकल साइन सिम्टम मतलब क्या क्या दिखाई देगा, तो आपको यूजुअली क्या दिखाई देगा? आपको सेरेब्रल एडिमा दिखाई देगा। ठीक है, आपको सेरेब्रल एडिमा दिखाई देगा एंड आपका फैटी चेंजेस, मतलब जो आपका लीवर में, ऐसे बोलते हैं ना कि फैटी चेंजेस इन लीवर, मतलब लीवर में आपको कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, आपका जो लीवर में आपका कुछ चेंजेस आएगा, तो फैटी चेंजेस इन लीवर, ये हो गया आपका रेज सिंड्रोम। तो ये जो है यूजुअली किसके मतलब जो प्रॉब्लम किसके साथ एसोसिएटेड है? देखिए, मतलब एन्सेफेलोपैथी मतलब आपको पता है कि ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो रही है, आपका ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो रही है। ठीक है, आपका ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो रही है, तो ये क्या करती है, आपका जो रेज सिंड्रोम वो आपका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होती है, मतलब
आपका जो आईसीपी होती है वो आपका इंक्रीज होने की चांसेस होती है रेज सिंड्रोम में। आपका जो रेज सिंड्रोम में आपका जो लाइक इंट्राक्रैनियल प्रेशर और एन्सेफेलोपैथी जो होती है वो मेजर प्रॉब्लम होती है। मतलब ये प्रॉब्लम दिखाई देगा आपको। रेज सिंड्रोम क्या दिखाई देगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा प्लस आपका एनसेफालोपैथी होने की चांसेस होती है। ये आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, ठीक है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है। अभी आपको अगर ये पूछे मतलब ये किस चीज की वजह से होता है, ये जो रेज सिंड्रोम का बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ बात कर लिया, लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट आपका भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसका मेन रीजन क्या है, किस चीज की वजह से हो रही है। कुछ तो ऐसा रीजन होगा ना जिसकी वजह से आ रही है। मुझे पता है आपका दिमाग में आ रहा है, इसलिए तो मैंने ये सोल्यूशन लेके आया कि क्या हो सकती है आपका इसका जो रीजन मेनली कॉज, कि रेज सिंड्रोम का कॉज क्या होती है। आपको पता है जो पेशेंट को हम लोग एस्पिरिन वगैरह देते हैं, ठीक है, चाहे वो एस्पिरिन हो या नॉन एस्पिरिन कंटेनिंग हो। तो मतलब अगर मैं बोलूंगा लाइक सैलिसाइक्लेट, मतलब आपको जो लाइक पीसीएम, अगर मैं बोलूंगा कि पैरासीटामोल, आपका पैरासीटामोल में क्या होती है, सैलिसाइक्लेट होती है। मतलब जो एसिटाइलसिस्टिन वो होती है ना, एसिटाइलसिस्टिन होती है ना सैलिसाइक्लेट। एन एसिड मतलब पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है, एन एसिटाइलसिस्टिन। देखिए एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइलसिस्टिन होती है। तो जो कॉज होती है, जो पैरासीटामोल में क्या होती है, सैलिसाइक्लेट होती है। पैरासीटामोल में सैलिसाइक्लेट होती है। मतलब ये एक एस्पिरिन कंटेनिंग है, एस्पिरिन कंटेनिंग और नॉन एस्पिरिन कंटेनिंग। मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत एस्पिरिन होती है। तो अगर हम उसको लाइक कंटिन्यूअसली, मतलब अगर हम चिल्ड्रन में यूजुअली किस चीज में दिखाई देता है, अगर देखिए अगर कोई मान लीजिए यूजुअली एक चिल्ड्रन में, मतलब जब हम चिल्ड्रन में अगर कोई चिल्ड्रन को जब हमारा वायरिसला कुछ इन्फेक्शन लाइक वायरल, जैसे मैंने बोला, चाहे वो वायरिसला हो या इन्फ्लुएंजा, चाहे वो वायरिसला हो या इन्फ्लुएंजा हो, जब हम उस केस में जब अगर कोई पेशेंट को फीवर आ रहा है, जब हम एस्पिरिन कंटेनिंग लाइक सैलिसाइक्लेट कंटेनिंग अगर हम उसको ड्रग दे रहे हैं, तो वो क्या करती है, आपको रेज सिंड्रोम कॉज करवाती है, जिसके वजह से आपको एनसेफेलोपैथी देखने को लिए मिलती है और आपका आईसीपी बढ़ा हुआ होता है, या तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल, मतलब जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो आपको बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो एस्पिरिन कंटेनिंग मतलब अगर हम ज्यादा मात्रा में एस्पिरिन किसी पेशेंट को देंगे चिल्ड्रन में, जो कि एक वायरल फीवर से पीड़ित है, मतलब फेब्राइल इलनेस है, ठीक है, चाहे वो वारिसलाल हो या इन्फ्लुएंजा, उस रिलेटेड एसोसिएटेड अगर है, अगर हम उसको एस्पिरिन कंटेनिंग मतलब सैलिसाइक्लेट कुछ दे रहे हैं, तो उस केस में रेज सिंड्रोम होने की चांसेस होती है। तो आपको क्वेश्चन ये आएगा कि रेज सिंड्रोम जो है वो रिलेटेड किसके प्रॉब्लम होती है। अगर किसी पेशेंट को हम लोग एस्पिरिन दे रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को चाहे एस्पिरिन कंटेनिंग हो या नॉन एस्पिरिन कंटेनिंग, तो एस्पिरिन हो या नॉन एस्पिरिन कंटेनिंग हो, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक पैरासीटामोल, पैरासीटामोल में आपको क्या पता है सैलिसाइक्लेट होती है, ठीक है। पैरासीटामोल कैन कॉज आपका रेज सिंड्रोम, पैरासीटामोल कैन कॉज रेज सिंड्रोम, ठीक है। तो आपको क्या क्या सिम्टम दिखाई देगा, आपको एनसेफेलोपैथी दिखाई देगा, ये वायरल एनसेफेलोपैथी, एक्यूट एनसेफेलोपैथी नॉट क्रॉनिक एनसेफेलोपैथी, एक्यूट एनसेफेलोपैथी दिखाई देगा, प्लस सेरेब्रल एडिमा आपको दिखाई देगा, जिसके वजह से आपका आईसीपी इंक्रीज होने की चांसेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेज सिंड्रोम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और अच्छा क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पढ़िए बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आया है आपका एबीजी के रिलेटेड में क्वेश्चंस आया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये एबीजी रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो एबीजी रिलेटेड क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, एबीजी रिलेटेड क्वेश्चंस में आप ऐसा क्या करोगे। देखिए एन आर्टेरियल ब्लड गैस रिपोर्ट इंडिकेट दैट क्लाइंट पीएच इज 7.25। आपको पहले जो जितना सबका नॉर्मल वैल्यू, आप एक अगर आप एबीजी को एक असेस कर रहे हो, एबीजी को आपको असेस करने से पहले सबका नॉर्मल वैल्यू, फर्स्ट थिंग तो आपको एक सबका नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू क्या है। नॉर्मल वैल्यू पता होने के बाद आप असेस कर सकते हो कि एक्चुअली में जो वो जो रेस्पिरेटरी, जैसे हम लोग एसिड बेस एनालिसिस जो कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ठीक है। तो चलिए लेट ना करते हुए आप बताइए
कि ये क्या है। देखिए आपका पीएच दिया हुआ है 7.25, मतलब आपको अगर मैं बोलूं नॉर्मल पीएच कितना है 7.35 टू 7.45, ये एक रेंज दिया हुआ है, बट अगर एक्चुअली बात करेंगे तो 7.40 आपका एक नॉर्मल रेंज होती है। तो आपको पीसीओ2 कैसे याद रखोगे, यहाँ पे पीसीओ2 दिया हुआ है, तो आपका जितना पीएच होता है ना, जैसे 7.35 टू 45, आप ऐसे कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है जो कुछ कुछ में याद नहीं रहता है कि पीसीओ2 का नॉर्मल वैल्यू कितना है, तो आप पीसीओ2 आप पीएच अगर याद है तो आपको पीसीओ2 याद रहेगा, मतलब 35 टू 45। आपको बाइकार्ब कितना है, देखिए बाइपाप बहुत वेरी करता है, 22 टू 26 आपका बाइकार्ब होती है, किसी किसी केस में कोई कोई 24 टू 28 लेते हैं, बट एक्चुअली 22 टू 26 लेना है, ठीक है। नॉर्मल पीओ2 कितना होता है, मैंने पीओ2 पूछा, पीओ2 कितना होता है आपका 80 टू 100, ठीक है। आपका पीओ2 जो होता है वो 80 टू 100 होती है, ठीक है। चलिए, ये एबीसी को मैंने ये क्वेश्चन लाने से पहले मैं आपके लिए मतलब एक स्क्रीन लेके आया हूँ, आप देखिए, अगर आप उसके बाद अगर आप एबीजी अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो आप बोलना कि हाँ ठीक है सर पढ़ाना छोड़ दो। चलो देखो भाई, मैंने पूरा आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है। तो एबीजी देखने से पहले आप ये करो, ये जो है ये ट्रिक मैंने मेरा खुद का नोट से मैं आपके लिए ही लेके आया हूँ। देखिए पहले अगर हम पहले देखिए हमारा तीन चीज में ध्यान देना है, फर्स्ट हो गया पीएच, सेकंड हो गया पीसीओ2, थर्ड हो गया एचसीओ3। मतलब ये जो अगर देखिए ये पीएच और एचसीओ3 और पीएच और पीसीओ2, पीसीओ2 और पीएसीओ2, मतलब पीएसीओ2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं हम लोग एबीजी में, ऑलवेज आर्टेरियल चीजें देखते हैं, नॉट की वेनस चीज देखते हैं, ठीक है। अगर आपका पीएच और पीसीओ2 को लिंक करेगा दैट मीन्स आपका ऑलवेज रेस्पिरेटरी के पार्ट आएगा, अब इतना रख लो। देखिए पीएच और पीसीओ2 में अगर दिया हुआ है दैट मीन्स आपका रेस्पिरेटरी आएगा, और पीएच और एचसीओ3 मतलब बाइकर में दिया हुआ है तो ये हो गया मेटाबॉलिक। मैं ये शॉर्ट में लिखा था, आप सिर्फ मेट मत सोचिए, ये आपका मेटाबॉलिक, ठीक है, ये आपका मेटाबॉलिक, ठीक है। तो आपको रेस्पिरेटरी देखिए, आपको सबको पता है, मैंने बोला 7.35 टू 7.45 आपका हो गया नॉर्मल, पीसीओ2 कितना हो गया 35 टू 45, ठीक है। तो देखिए पीसीओ2 मतलब आपका रेस्पिरेटरी आ गया। अगर मैं एसिडोसिस या अल्कालोसिस का बात करूं, देखिए एसिडोसिस में क्या होता है, अगर पीएच आपका कम है, मतलब अगर आपका पीएच कम होगा, देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्शन भी बताया दिया हुआ है, अगर आपका पीएच कम हो रहा है दैट मीन्स एसिडोसिस, पीएच कम और पीसीओ2 बढ़ रहा है मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम ऑलवेज पीएच को लेके ही कंपनी मतलब हम असेस कर सकते हैं कि ये रेस्पि देखिए पीएच में हम ये पता लगाएंगे कि एसिडोसिस है या अल्कालोसिस है, पीसीओ2 में रेस्पिरेटरी और मेटाबो मतलब बाइकार में आपका मेटाबॉलिक डिसाइड होगा। अगर पीएच बढ़ रहा है मतलब अल्कालोसिस, अगर पीएच आपका बढ़ रहा है, अगर पीसीओ2 कम हो रहा है तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, पीएच कम हो रहा है पीसीओ2 बढ़ रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। होपफुली आपको याद रह गया होगा, इसमें याद रखने का जरूरत नहीं, ये ना आपको मतलब समझना है, इसमें इसमें कुछ समझने का बात नहीं है, मैंने ये सबको आ जाएगा, आप देख, आप पहले थोड़ा सा नोट्स को देखो मैं क्या लिखा है, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। मैं थोड़ा सा भी इरेज भी कर दे रहा हूँ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया मेटाबॉलिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका मेटाबॉलिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए सेम पीएच डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज में आपका अल्कालोसिस, डिक्रीज में एसिडोसिस। देखिए ऑलवेज आप इतना ध्यान रखो, अगर आपका पीएच बढ़ रहा है चाहे वो पीसीओ2 या एससीओ3, उसका ना ऑलवेज अल्टरनेट होगा, मतलब देखिए पीएच और पीसीओ2 आपका ऑलवेज अल्टरनेट जाती है, अगर पीएच बढ़ेगी तो पीसीओ2 घटेगी, अगर पीएच घटेगी तो पीसीओ2 बढ़ेगी, बट बाइकर में क्या होती है वो सेम डायरेक्शन में जाती है, पीएच बढ़ने से HCO3 बढ़ती है मतलब आपका मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, पीएच घटने से आपका बाइकार्ब घटती है, वो आपका हो गया एसिडोसिस। मतलब आपको इतना सिंपल ध्यान रखना है कि पीएच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू मतलब आपका इरिवर्सल टू पीसीओ2, मतलब आपका अल्टरनेट जाएगा, बट पीएच इज प्रोपोर्शनल टू HCO3, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर
ये जो पीएच और ये इरिवर्सिबल है। अगर मैं बोलूंगा पीएच इज इन प्रोपोर्शनल टू पीसीओ2, मतलब ये बढ़ने से ये कमेगा, और पीएच इज प्रोपोर्शनल टू HCO3, मतलब ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये घटने से ये घटेगा, बट ये बढ़ने से ये घटेगा, ये घटने से ये बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। होप इतने में हो गया। तो हम बात करते, ये कंपनसेट के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। देखिए उसके रिलेटेड मैंने, देखिए आपका एक क्वेश्चन लेके आया था ना, आपको क्या दिया हुआ, यहाँ पर पीएच घटा हुआ है, पीसीओ2 नॉर्मल रेंज में है, 35 to 45 बोला था नॉर्मल रेंज, आप इतना ध्यान रखो। बाइकर्व क्या है 20, मैंने नॉर्मल कितना बोला 22 to 26, मतलब आपका पीएच भी घटा हुआ है, बाइकर्व भी घटा हुआ है। तो मैंने आपको अभी क्या दिखाया, आपका पीएच भी घटा हुआ है और बाइकर्व भी एक ही, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में आया है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए अगर आप आज यहाँ पर एबीजी आप समझ लिए, मैं आपको 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको कभी भी एबीजी में कुछ डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं 100% श्योर होके बोल सकता हूँ। क्योंकि मतलब इतना एबीजी मैंने देखा है और इतना एबीजी किया और इतना क्लास किया है ना, आपको टोटली कुछ भी आपको डाउट्स नहीं रहेगा। मैं इसीलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, स्पीड बोलने से आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके आपको समझाना चाहता हूँ। आपका भविष्य में बहुत काम में आने वाला है, बहुत काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीजी सेम आपका एबीजी हुआ है, पीएच बोला है 7.52, अगर मैं आपको इंडिकेट करूं मतलब ये आपका इंक्रीज हुआ है, पीसीओ2 32, ये आपका डिक्रीज हुआ है, HCO3 24, ये आपका नॉर्मल रेंज में है। तो यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल रेंज में है मतलब हमें HCO3 से लेना देना नहीं है। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाया, पीएच आपको बढ़ा हुआ है, पीसीओ2 कम है। देखिए फिर से आप देखिए, मैंने आपको रिपीट भी दिखा रहा हूँ, पीएच बढ़ा हुआ है, ये हो गया, पीसीओ2 कम हुआ है, मतलब आपका रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। देखिए ऑप्शंस में है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि ये क्या इंटरवेंशन, व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज पॉसिबल कॉज ऑफ दिस रिजल्ट। अच्छा, ये जो आपको व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई, आप नर्स ऐसा क्या आइडेंटिफाई करेगी जो ये जो कॉज है। अच्छा, ये भी एक नया बात है, ये आपको ऑलवेज ऐसा नहीं है कि भाई ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि अल्कालोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ना, पीसीओ2 घट रहा है, सॉरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है, पीएच आपका बढ़ा हुआ है, पीएच आपका बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ये रेस्पिरेटरी जब अल्कालोसिस क्यों हुआ, ये किस रीजन के वजह से आपका रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुआ। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है एयर ऑब्स्ट्रक्शन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शन, एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब यहाँ पे पेशेंट को हम लोग हाइपर वेंटिलेट किए हैं। अगर आप मान लीजिए कोई पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो, तो हम लोग CO2 वाश आउट कर रहे हैं, तो CO2 वाश आउट करने से क्या होगा, आपको PCO2 वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर PCO2 डिक्रीज होगा मतलब पीएच आपका बढ़ेगा। अगर आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो गया, आपका PCO2 बढ़ेगा, आपका PCO2 बढ़ेगा, पीएच आपका कम होगा। तो आप यहाँ पर खुद बता दो कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है जो आपका आंसर जाने वाला है, यहाँ पर कौन सी ऐसे ऑप्शन है जो आपका आंसर जाने वाली है। तो जैसे आप खुद ये जो हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हाइपर वेंटिलेट, हाइपर वेंटिलेट में क्या होता है, अगर हम किसी पेशेंट को हाइपर, देखिए एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब ये दिया हुआ है, यहाँ पे हाइपर वेंटिलेट तो मेंशन किया नहीं, बट एक्सेसिव वेंटिलेशन दिया हुआ है। एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन मीन्स हम खुद उसको इतना वेंटिलेट कर रहे हैं कि लाइक वो CO2 जो है, देखिए आप अगर कहीं जगह में भाग भाग के जा रहे हो, मतलब आप पूरा हाइपर वेंटिलेट हो रहे हो ना, अगर आप हाइपर वेंटिलेट हो रहे हो तो आप क्या हो रहा है, अगर आप हाइपर वेंटिलेट हो रहे हो तो आपको लाइक CO2 वाश आउट हो रहा है ना, CO2 वाश आउट हो रहा है। तो यहाँ पर ये सेम बात बोलना चाह रही है कि लाइक एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब आपको यहाँ पे CO2 वाश आउट हो रहा है। तो CO2 अगर वाश आउट हो रहा है दैट मीन्स कि आपका PCO2 कम हो रहा है।
आपका PCO2 कम हो रहा है। अगर आपका PCO2 कम आ रहा है तो पीएच बढ़ेगा, मतलब आपका क्या हो गया, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। क्योंकि आपका यहाँ पर जो मैंने अभी जो बताया रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में आपका क्या होती है, पीएच बढ़ती है, PCO2 घटती है, तो यह आपका हो गया रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाने वाली है, एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। ऑप्शंस में क्या जाने वाली है, एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पे अनकम्पेंसेटेड, मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे कॉम्पेंसेट एंड अनकम्पेंसेट के बारे में बात किया हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या कॉम्पेंसेट एंड अनकम्पेंसेट के बारे में बात किया गया है। तो कॉम्पेंसेट, व्हाट इज अनकम्पेंसेट, वो हम बात कर लेंगे। व्हाट इज कॉम्पेंसेट एंड व्हाट इज अनकम्पेंसेट, वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, व्हाट इज अनकम्पेंसेटेड, देखिए मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ ये स्लाइड पूरा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पार्शियली कंपेंसेट। देखिए, अगर पार्शियली कंपेंसेट मतलब अगर मान लीजिए आपका पीएच बढ़ा हुआ है, बाइकार्ब कम है, ठीक है, और PCO2 नॉर्मल रेंज में है, तो यहाँ पर कौन कॉम्पेंसेट करेगा। तीनों चीज होती है, एक होती है पार्शियल, मतलब पार्शियली अगर कोई कर रहा है, चाहे वो बाइकार्ब करे या PCO2 करे। कॉम्पेंसेट मतलब पूरा बाइकार्ब को ही करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। अनकम्पेंसेट मतलब यहाँ पर PCO2 कुछ कंपेंसेट नहीं करेगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, पार्शियली कंपेंसेटेड हम कब बोलेंगे, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको एबीसी का वैल्यू देके आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी पार्शियली कंपेंसेटेड है। जब आपका तीनों वैल्यू abnormal होगा, तीनों वैल्यू abnormal होगा, जैसे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आपका तीनों वैल्यू abnormal होगा, चाहे पीएच बढ़े या घटे, चाहे पीएच बढ़े या घटे, मतलब तीनों वैल्यू abnormal मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा। पीएच, PCO2, बाइकार्ब आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, या तो कम या तो ज्यादा, वो होगी आपकी पार्शियल कंपेंसेट। अगर सिर्फ कंपेंसेट की बात करें, अगर आपका मान लीजिए बाइकार्ब लो या ज्यादा है प्लस PCO2 आपका लो या ज्यादा है, बट पीएच नॉर्मल है, आपका यहाँ पर पीएच जो है वो नॉर्मल है, तो आपका वो बोलेंगे कंपेंसेट। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, 7.4 को हम लोग टारगेट रखेंगे, लेस देन 7.4 होने से एसिडोसिस, मोर देन होने से अल्कालोसिस। ठीक है, बट रेंज में क्या होता है 7.35 टू 7.45। मतलब एक नोट्स लेके आया हूँ आपको, जो इतना इजी होगा ना, मतलब ये इतना आपको मतलब समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए मैं लिखाने से अच्छा है मैं खुद का ये जो नोट है मैं आपको ये लेके आया हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं अनकम्पेंसेट का बात करूँ, देखिए पार्शियल कंपेंसेट में तीनों ही वैल्यू abnormal होगा, मतलब पीएच, PCO2, HCO3। कंपेंसेट में पीएच नॉर्मल रहेगा, बाकी दो चीज जो है वो आपका abnormal रहेगा, मतलब आपका पीएच नॉर्मल होना चाहिए। अगर पीएच नॉर्मल है दैट मीन्स आपका कंपेंसेट। लेकिन पार्शियल या अनकम्पेंसेट में पीएच आपका नॉर्मल नहीं रहेगा, यहाँ पे तीनों वैल्यू नॉर्मल रहेगा, abnormal रहेगा, इधर में आपका सिर्फ पीएच नॉर्मल रहेगा। अनकम्पेंसेट में क्या होगा, पीएच पीएच के साथ साथ कोई एक वैल्यू, एनी वन कोई एक वैल्यू, चाहे वो PCO2 हो या चाहे वो HCO3 हो, वो abnormal रहेगा। मतलब आपका चाहे पीएच बढ़ा हो या घटा हो, चाहे वो पीएच के साथ, मतलब देखिए पीएच और PCO2 में abnormalities है, HCO3 नॉर्मल है, या तो पीएच और HCO3 में abnormalities है और PCO2 नॉर्मल है। होपफुली आपको ये जो नोट्स है ना वो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अगर नोट मैंने ऑलरेडी बोला, अगर ये नोट देखिए, ये नोट अगर आप देख लिया तो आपको एबीसी में डाउट नहीं रहेगा। मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए। तो अगर मैं बोलूं, देखिए यहाँ पे कॉम्पेंसेट अनकम्पेंसेट की बात हो रही थी,
देखिए यहाँ पे बोला है ए क्लाइंट इज स्टेट इन ए अनकम्पेंसेटेड, मैंने अभी क्या बोला है अनकम्पेंसेटेड। अनकम्पेंसेटेड में क्या होता है पीएच प्लस एनी वन, चाहे वो आपका पीसी मतलब abnormal तो रहेगा, पीएच आपका abnormal रहेगा, नॉर्मल तो नहीं रहेगा, आपका abnormal रहेगा। व्हाट अप्रोक्सीमेट आर्टेरियल ब्लड पीएच द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट हैव। देखिए यहाँ पे अनकम्पेंसेटेड तो दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है एसिडोसिस, नॉट अल्कालोसिस, अनकम्पेंसेटेड एसिडोसिस। मैंने क्या बोला लेस देन अगर 7.40, बट हम रेंज में क्या रखेंगे 7.35 टू 7.45, ये दोनों तो हमारा हो गया नॉर्मल रेंज। एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब पीएच आपका कम होगा, अगर अल्कालोसिस होता तो भाई ये जाता, क्योंकि ये भी एक एब्नॉर्मल वैल्यू है, ये भी एक एब्नॉर्मल वैल्यू है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब आपका ये हो गया आंसर। कोई मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। पीएच है आपका 7.41, बाइकार्ब है 18, पीसीओ2 है 34। आप मुझे बताओ ये पार्शियली कंपनसेट है या कॉम्पनसेट है या अनकम्पनसेटेड एबीजी है। आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सच्ची में अगर आप वीडियो को लाइक मतलब आपको अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा ना क्लास, तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना मेरा कमेंट में, इस वीडियो का कमेंट में, कि एक्चुअली में आप मैं जानना चाहता हूँ आप वीडियो को देखे हो या नहीं। अगर देखे हो तो मुझे लगेगा कि आप समझ में आ गए। इसका आपको मान लीजिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। मैं आपको लिख के दे दिया अभी। चलिए नेक्स्ट, ऑलरेडी मैंने बात कर लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बात बोलना हूँ थोड़ा बहुत हम जो, क्योंकि ये नर्सेट प्री एमसीक्यू सीरीज चला है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम ए नर्स शुड अलाउ देन आईवीवी सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज। ये बोलना चाहता है एक नर्स जो है आपको कितना टाइम मतलब कितना टाइम है जो एक आईवी बैग को हम लोग हैंग कर सकते हैं, एक पेशेंट को हैंग करके लगा सकते हैं, मतलब इन्फ्यूजन, हैंग नहीं इन्फ्यूज कर सकते हैं। देखिए अगर कुछ आईवी फ्लूइड आपको, मान लीजिए एक 1000 ml का आईवी फ्लूइड है, आप उसको कितने घंटे के लिए चला सकते हो। देखिए अगर ऐसे हिसाब करें 100 ml चलाने से तो आपका 10 घंटे में खत्म हो गया। आप इसको 5 मिनट में भी दे सकते हो, 1 घंटे में भी दे सकते हो, जब भी 24 आवर में भी दे सकते हो, ठीक है, 24 आवर में भी दे सकते हो। तो आपको ये मैक्सिमम जो है आप 24 आवर में ही इन्फ्यूजन कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। एक चाहे वो कुछ भी सॉल्यूशंस बैग हो, भाई ब्लड बैग को कभी भी 24 आवर नहीं करना है, ब्लड बैग को हमेशा ऑलवेज देखिए मिनिमम 3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स, बट 3 आवर्स आप मान के चलिए, 4 आवर्स कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोडेड हो, कुछ कंट्रा इंडिकेशन हो, तो फिर 4 आवर्स करना है। बट हम 2 आवर्स में भी दे सकते हैं, हम ब्लड प्रोडक्ट को 2 आवर्स में भी दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, अगर वो पेशेंट ज्यादा ही हाइपोवोलेमिक हो, ब्लीडिंग वगैरह हुआ हो, बट 1 घंटे में तो कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 24 आवर्स तक कर सकते हैं। अगर आपको ये पूछे कि लाइक ये जो वेनफ्लोन है, वेनफ्लोन हम उसको कितने दिन में चेंज करेंगे, वो 72 आवर्स में आपको चेंज करनी है। अगर आपको पूछे आईवी सेट कितने दिन में चेंज करनी है, आपको ये एवरी 24 आवर में चेंज करनी है, एवरी 24 आवर में चेंज करनी है। अगर फिर भी 24 आवर नहीं रहा, आप 72 आवर्स कर सकते हो या तो 48 आवर्स, बट आईवी सेट जो है वो एवरी 24 आवर में चेंज करनी है। जो वेनफ्लोन है वो आपको 72 आवर्स में चेंज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया, अगर एक क्लाइंट विथ हाइपोकैलेमिया, देखिए ईसीजी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मैं ऑलरेडी ईसीजी आपको समझा दिया। क्लाइंट विथ हाइपोकैलेमिया है, कार्डियक मॉनिटर में है, आप उसका कार्डियक एक्टिविटी इवेलुएट कर रहे हो, ड्यूरिंग आईवी पोटेशियम रिप्लेसमेंट आप उसको आईवी पोटेशियम रिप्लेस कर रहे हो, बिफोर स्टार्टिंग द पोटेशियम इन्फ्यूजन व्हाट कार्डियक चेंजेस द नर्स मोस्ट लाइकली आइडेंटिफाई द ऑब्जर्विंग द मॉनिटर। मतलब ये बोलना चाहती है कि अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है तो आप मॉनिटर में ऐसा कौन सा ईसीजी असेस करोगे। आप तो चलाने वाले हो, पोटेशियम तो आप चलाओगे, आईवी इन्फ्यूजन देने वाले हो, बट आप कौन सा जो ईसीजी है वो आप लाइक इवेलुएट करोगे।
जैसे ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, देखिए एलिवेशन एसटी सेगमेंट तो होता आपको कभी नहीं होगा, आपको हाइपोकालेमिया डिप्रेशन होगा, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इंक्रीज डिफ्लेक्शन ऑफ क्यू वेव नहीं होगा, आपको क्या होगा, लोअरिंग द टी वेव, आपको जो एसटी डिप्रेशन मतलब वो जो टी वेव हो वो आपको लोअर साइड में दिखाई देगा, ठीक है, जो टी वेव है आपको लोअर साइड में दिखाई देगा। मतलब देखिए मैंने ऑलरेडी आपको इसी चीज में यहाँ पर बता दिया, लाइक आपको हाइपोकालेमिया में क्या क्या दिखाई देगा, मैं ऑलरेडी और एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए एसटी डिप्रेशन, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, शॉर्टनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ था, शॉर्टनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ था, बोलो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आंसर, आपको लोअरिंग द टी वेव दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका नर्स इज कैरिंग फॉर ए नर्स इज कैर, देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। A nurse is caring for a client who has a radium implant for cancer of the cervix. For cancer of the cervix, what is the priority nursing action? अगर किसी पेशेंट को हम लोग रेडियम इम्प्लांटेशन मतलब रेडियोथेरेपी इम्प्लांटेशन करके उसको रेडियोथेरेपी कर रहे हैं, तो उसमें आपका लाइक जो नर्सिंग प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होनी चाहिए, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होनी चाहिए, चलिए बताइए, आपका प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होनी चाहिए। स्टोर यूरिन इन लीड कंटेनर, स्टोर यूरिन इन लीड कंटेनर, रेस्ट्रिक्ट विजिटर टू 10 minutes to stay, wear lead linen apron when giving care, अवॉइड गिविंग इंजेक्शन इन द ग्लूटियल मसल्स। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो अवॉइड ग्लूटियल्स मसल्स लिखा हुआ है, इसके रिलेटेड हमें इसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जो यूजुअली क्या होता है, जो अगर कोई पेशेंट को रेडियम इम्प्लांट चल रहा है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट को रेडियम इम्प्लांट चल रहा है और पेशेंट को मतलब कैंसर सर्विक्स है, मतलब हम लोग इसको इंटरनली इम्प्लांट करके हम लोग रेडिएशन देते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, जो विजिटर्स होते हैं ना उनको पूरा लाइक 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट्रिक्ट करना है, ताकि वो लोग खुद एक्सपोज ना हो, अगर ताकि वो लोग खुद एक्सपोज ना हो जाए, ठीक है। ये होता है आपका रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप्स, A blood transfusion should be started at how many macro drops? होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बस इतना बोला गया कि प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या है, क्योंकि एज हम रेडिएशन एक इम्प्लांट कर रहे हैं ताकि वो खुद एक्सपोज ना हुए, क्योंकि यूजुअली जब रेडिएशन इम्प्लांटेशन होती है ना, वहाँ पर भी कोई डॉक्टर्स या कोई नर्सेस को या नर्सिंग ऑफिसर जो है वो खुद अंदर नहीं रहते हैं, अगर रहती भी है तो लीड एप्रन लगा के एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड्स के लिए रहेंगे, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड्स के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पूरा अंदर में लाइक जितना भी आपका जितना टाइम के लिए जा रहा होगा उतना उतना टाइम के लिए रहेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि रेडियम अगर इम्प्लांटेशन अगर मान लीजिए डिसलोकेट हो गया या कुछ गिर गया, अगर डिसलोकेट हो गया या कुछ बाहर आ गया है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, जो हमारा चिटिल फोर्सेप होता है, लाइक एक फोर्सेप्स लेके कभी भी रेडियम इम्प्लांटेशन को बेयर हैंड में टच नहीं करना है, कभी भी रेडियम इम्प्लांटेशन को बेयर हैंड में टच मत कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो फोर्सेप्स लेके, कौन सी फोर्सेप, लॉन्ग फोर्सेप, अगर लॉन्ग फोर्सेप्स का बात करें, एक लॉन्ग फोर्सेप्स लेके आपको फोर्सेप्स से उस रेडियम इम्प्लांटेशन को उठा के, जो रेडियम इम्प्लांट किया हुआ है उसको उठा के आपको रखना है, ना कि पेशेंट का बॉडी में, या तो अगर आप इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक साइड में रखना है, ठीक है। ऐसे आपको बेयर हैंड में टच नहीं करना चाहिए, ये रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप्स। अगर आप देखिए मैक्रो ड्रॉप, माइक्रो ड्रॉप क्या होता है आपका 15, देखिए 15 में आपका मैक्रो ड्रॉप होता है। अगर मैक्रो ड्रॉप का बात करेंगे, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 15 मैक्रो ड्रॉप एंड 16 माइक्रो ड्रॉप, ठीक है। तो ब्लड यहाँ पर जो बोल रहा है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग मैक्रो में चलाते हैं या माइक्रो में चलाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलवेज मैक्रो में चलाते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉट ना हो इसीलिए। तो जो कितना यूजुअली जो फास्ट 15 मिनट्स है ना, वो आपका जो 7 ड्रॉप्स पर मिनट होनी चाहिए यूजुअली। देखिए इसमें अगर मतलब ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, मतलब 7 ड्रॉप्स नहीं,
15 to 25 ड्रॉप्स पर मिनट, बट एक्चुअली में अगर मैं बोलने के लिए जाऊंगा तो आपका 7 ड्रॉप्स पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या दुआ है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ 7 ड्रॉप्स पर मिनट का बात कर रहा हूँ, ना कि भाई 15 मिनट्स का बात कर रहा हूँ। समझो मेरा क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे दुआ है 10 ड्रॉप्स पर 10 मिनट्स, कभी नहीं चलाना है। 7 ड्रॉप्स पर मिनट में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है फास्ट 15 मिनट्स। तो फास्ट 15 मिनट्स अगर आप कर रहे हो तो मतलब 15, यहाँ पे दिया है 25 to 50, ये मैं मिनट का बात किया। अगर मैं मिनट का बात करूंगा तो 15 into 17 कितना हो गया आपका, ऑलमोस्ट 90 ड्रॉप्स हो रहा है, आपको ऑलमोस्ट 90 ड्रॉप्स हो रहा है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा है आपका, ये 120 तो बहुत ज़्यादा है, 20 तो बहुत कम है, ठीक है, 20 आपका बहुत कम है। तो आपको 25 to 50 ये ऑप्शंस में जाना है। अगर अगर आपका ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है तो आपको रिलेटेड, रिलायबल या तो नियरेस्ट ऑप्शन में जाना है, ना कि उसे ज़्यादा उसे कम नहीं करना है। अगर उस ऑप्शन का रिलेटेड कुछ नहीं है तो आपको ज़्यादा, फिर आप 120 कर पाते। यहाँ पे 25 to 50 दिया हुआ है, मतलब ये आपका नॉर्मल में जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल में जा रहा है, तो आप उसको चूज करना है, ना कि 120 मतलब आपका बहुत फास्ट हो गया। 120 ड्रॉप पर मिनट मतलब सोच सकते हो 15 मिनट्स में, मतलब ये तो आपका ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा 1.5 घंटे में आपका ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while administering blood transfusion the ideal nursing care recommended to identify blood transfusion reaction। आपको ऐसे कौन सा मतलब क्या आप पता लगाएंगे, आप ऐसा क्या आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है। देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स हम किस लिए क्यों स्लो चलाते हैं, ताकि अगर कुछ रिएक्शन हो, अगर मान लीजिए कुछ भी रिएक्शन हो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर पहले ही फास्ट चला दिया तो इतना रिएक्शन हो जाएगा कि पेशेंट में भी जो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, जैसे बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजुरी, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड रिलेटेड लंग इंजुरी, जो इसको हम ट्राली बोलते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है, या तो पेशेंट को डेथ भी हो सकती है, ठीक है, या तो पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए फास्ट 15 मिनट्स हम लोग स्लो चलाते हैं, ठीक है। तो आपका इंस्पेक्टिंग 15 मिनट्स आफ्टर इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड, इंस्पेक्टिंग एट द, देखिए एंड ऑफ द ट्रांसफ्यूजन में आप इंस्पेक्ट करके क्या करोगे, अगर रिएक्शन हो गया होगा तो खत्म हो कहानी ना। तो 30 मिनट्स में नहीं करना है। तो फास्ट 15 मिनट्स हम इसीलिए स्लो चलाते हैं ताकि अगर कुछ रिएक्शन का हिस्ट्री हो तो हम पूछते हैं, हम बोलते हैं अगर भाई आपको कुछ भी इचिंग वगैरह हो, आपको सांस में तकलीफ हो रहा होगा, टाकीकार्डिया हो रहा है, बीपी हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ये सब हो रहा है, आपको ये पता लगाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपको अगर ऐसे पूछा कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन साइन सिम्टम क्या दिखाई देगा, देखिए पहले तो आपको ये बैक पेन दिखाई देगा, पहले आपको बैक पेन, राशेस, आपको चेस्ट टाइटनेस लगेगा, ठीक है, ये सब आपका आपका ईयरली दिखाई देगा। लेकिन आपको पूछे अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेशन में है, अनकॉन्शियस में है, अगर उसको अगर ब्लड रिलेटेड, अगर उसको ब्लड रिएक्शन हुआ है, तो आपको ऐसा कौन सा सिम्टम आपको दिखाई देगा जिसमें आपको पता चलेगा कि नहीं इसी ब्लड रिएक्शन के वजह से हो रहा है, जो कि एक लेट सिम्टम होती है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका है, ये है हेमाचूरिया। हेमाचूरिया क्या होता है, ब्लड इन यूरिन। अगर आप कोई अनकॉन्शियस पेशेंट या वेंटिलेशन पेशेंट में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम में अगर मान लीजिए हेमाचूरिया हो रहा है, मतलब ये एक तो लेट साइन है, ये एक तो लेट साइन है, ठीक है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड आपको रिएक्शन है, आप इतना ध्यान रखो। बाकी आपको बैक पेन, रैशेस, अगर चेस्ट टाइटनेस लग रहा है, टाकीकार्डिया हो रहा है, लो बीपी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पेशेंट बोल रहा है लाइक हेड ड्रिलिंग वगैरह हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आपको प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या करनी है, आपको प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या करनी है। फर्स्ट तो आपको क्या करना है, ब्लड को आपको स्टॉप करना है। सेकंड में आपको एनएस फ्लश करना है। थर्ड में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। फर्स्ट आपको ब्लड स्टॉप करना है। एनएस क्यों फ्लश करें, ताकि लाइन पैटेंट रहो। अगर मान लीजिए रिएक्शन हुआ है कुछ, हमें एड्रेनालिन या तो कुछ भी एनाफाइलेक्टिक, क्योंकि ये एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन शॉक होती है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन शॉक में हम लोग क्या देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं। अगर हम लोग को एड्रेनालिन देना, अगर वो लाइन ऑलरेडी ब्लॉक हो गया तो पेशेंट तो हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, डेथ हो सकता है। तो हम लोग पेशेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे ना, इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एनएस फ्लश करते हैं। बाकी इसका और कुछ रीजन नहीं होता है कि भाई एनएस क्यों फ्लश करते हैं। बाकी D5RL इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या होता है, जो ब्लड में जो प्रोडक्ट वगैरह होता है, हो सकता है वो हिमोलाइसिस होकर हिमोलाइटिक रिएक्शन क्रिएट कर सकती है। इसलिए हम लोग D5RL सिर्फ प्लेन एनएस, क्योंकि प्लेन एनएस में सिर्फ सोडियम क्लोराइड होती है,
जो आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बाकी अगर हम कुछ देंगे तो वो रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग NH प्लस करती है। देखिए जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका नर्सिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको क्या रहेगा, आपका वो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या रहेगा, ड्रॉ सैंपल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट। अरे भाई अगर हर टाइम अगर आप ही ड्रॉ करोगे पेशेंट का खुद का खून ही निकल जाएगा। वार्म द ब्लड बॉडी टेम्परेचर में प्रिवेंट चिलिंग, वार्म तो कभी नहीं करना है। अगर कहाँ वार्म करते हैं, ओटी सेटअप में, अगर कोई पेशेंट को लॉन्ग ओटी चल रहा है तब जाके वो वार्म करते हैं, अदरवाइज आपको वार्म नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आपका 15-20 मिनट्स के बाद वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाती है, ठीक है। रन द ब्लड स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम में आप ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेक्स्ट्रोसलाइन दिया है, अगर आपको यहाँ पे NS देता तो फिर भी ठीक है, हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते कि मेंटेन पेटेंसी ऑफ IV कैथेटर विद NS होने से हम वो करते, बट एज यहाँ पे डेक्स्ट्रोस दिया हुआ है इसलिए ये ऑप्शंस नहीं गया। आप ऑप्शंस को ऑलवेज लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट होकर मेंटेन पेटेंसी बस इसको टिक कर दिया, बट यहाँ पर देखे नहीं कि डेक्स्ट्रोस दिया हुआ है कि नॉर्मल सलाइन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू हेमोडायनेमिकली स्टेबल एडल्ट पेशेंट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है रिगार्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हेमोडायनेमिकली हम मानेंगे कि पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है। 150 ml शुड ट्रांसफ्यूज ओवर 15 मिनट्स, भाई कभी भी नहीं करना है, पेशेंट मर जाएगा। ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली एंड कंप्लीटेड नॉट बिफोर 6 आवर्स, नॉट बिफोर 6 आवर्स, 6 आवर्स तो कभी नहीं देने हैं आपको, 3 to 4 आवर्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स, ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स, हो भी सकता है। द यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी वार्म एट द बेड साइड 1 आवर बिफोर, नहीं करना है, ये आंसर आपका हो गया, 4 आवर्स के पहले ही आपको खत्म करना है, मैक्सिमम 4 मिनिमम 3 आवर्स, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स, क्यों करेंगे, ताकि आपका जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जो आपका बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब होगा, जब अगर आपका ब्लड रिलेटेड कुछ रिएक्शन दिखा रहा है उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो ब्लड में जो सीगेल बोल के एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया अगर मोर देन 4 आवर्स हम लोग किसी पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें ब्लड ग्रोथ होके सेप्टिसेमिया करने की कोशिश, मतलब सेप्टिसेमिया कॉज करवा सकती है, क्या कॉज करवा सकती है, आपको सेप्टिसेमिया कॉज करवा सकती है। इसीलिए हम लोग जो ब्लड को है वो हम लोग मोर देन 4 आवर्स इसीलिए नहीं देते हैं, ठीक है, समझ में आया, जो सेप्टिसेमिया कॉज करवाएगा। अगर आपको ऐसा पूछा कि अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग मोर देन 4 आवर्स कर रहे हैं तो क्या कॉज हो सकती है, तो सेप्टिसेमिया कॉज करवाएगी, ठीक है, सेप्टिसेमिया, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, विच सोल्यूशन शुड द नर्स इन्फ्यूजन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैंने क्या बोला, बिफोर एंड आफ्टर ऑलवेज आपको सोडियम क्लोराइड ही करना है, डेक्स्ट्रोज क्यों नहीं करना है, ताकि आपका ये देखिए फास्टिंग तो हिमोलाइटिक रिएक्शन करवा सकती है, फास्टिंग आपका हिमोलाइटिक रिएक्शन करवा सकती है, अगर आपका ब्लड के साथ मिक्स होगा तो कुछ भी रिएक्शन होगा। एंड प्लस ये जो ग्लूकोज RL क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि जो इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर हम लोग ग्लूकोज या कुछ भी मिक्स कर रहेंगे तो जैसे मैंने बोला रिएक्शन जो हीमोलाइसिस होने की चांसेस होती है, आपका ब्लड का हीमोलाइसिस होने की चांसेस हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड के साथ साथ NS चलाना है, अगर आपको ऐसा पूछे कि ब्लड के साथ साथ ऐसा कौन सा IV फ्लूइड है जो हमको पेशेंट को चलाना है, वो आपको NS चलाना है, ना कि दूसरा कुछ IV फ्लूइड्स, ठीक है। ये इजी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बस बता रहा हूँ, बस आपको ऑलरेडी पता है, मैं बस आपको एक रिकॉल करवा दे रहा हूँ। व्हिच नर्सिंग एक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ पैक रेड ब्लड सेल, आपको क्या ध्यान देना है, देखिए वेट वेट करना आपका चेक नहीं है, 18 गज निडल लगाना है, चेकिंग द HbA1c, अरे भाई HbA1c कम है बोल के तो हम लोग PRBC दे रहे हैं ना, अदरवाइज हम लोग क्यों फिर से बार बार चेक करने के लिए जाएंगे। 5% डेक्टोज कभी नहीं लगाना है आपका, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाओ, एक्चुअली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको पूछे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सी आपको वेनफ्लोन में करनी है, आपका 18 गज कैनुला में करनी है। अगर आपको पूछे कि इमरजेंसी कैनुला कौन सी है, आपको पूछे इमरजेंसी कैनुला कौन सी है तो 16 गज,
अगर आपको पूछे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा गज यूज करेंगे ब्लड बीटी के लिए, तो आपको 18 गज यूज करेंगे। एडल्ट में कौन सी आपको कैनुला करनी है, 20 गज की करनी है, ये है प्रीफर्ड ऑप्शन। अगर नहीं है तो 22। पेडियाट्रिक में कौन सी चैनल यूज करते हैं, कौन सी वेंफ्लोन यूज करती हैं, 24 की यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर इमरजेंसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी ये देखिए, दोनों हाथ में एक 18 एक 16, एक अगर मान लीजिए एक आरटी आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आया है, आपको अनलॉक करना है, पहले एक 18 डाल दीजिए, एक 16 डाल दीजिए। 16 में आप एक आईवी फ्लूइड वगैरह लगाइए, क्योंकि 16 में आपको पता है ऑलमोस्ट आपको 120 ml फ्लूइड पर आवर ले सकते हैं, पर आवर नहीं पर मिनट। 18 में आपको क्या होगा 300 ml, आपको 300 ml, सॉरी 16 बड़ा है ना, तो 16 में आपका हो गया 300 ml पर मिनट एक फ्लूइड हम इसमें दे सकते हैं। 18 में हम 120 या तो 190 ml पर मिनट हम लोग फ्लूइड दे सकते हैं। देखिए आपका वेनफ्लोन जो होता है ना, उसके पीछे लिखा हुआ रहता है कि एक मिनट में हम लोग कितना फ्लूइड दे सकते हैं एक वेनफ्लोन से, ठीक है। 18 गज कैनोला इज यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नॉट बाय सबक्यूटेनियस को तो नहीं, मेडिकेशन मेडिकेशन तो मर जाएगा वो कैसे। Which of the following infection agent can be transmitted by blood transfusion? देखिए हेपेटाइटिस, HIV, प्लाज्मोडियम, सब सब ट्रांसफ्यूजन होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस मतलब आपका हैप्पी बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए सिर्फ ब्लड से नहीं जाती है, हेपेटाइटिस ए आपका फूड रिलेटेड से जाती है, ठीक है। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग ऑफ द साइट्रेट, अगर आप कोई पेशेंट को रैपिडली एडमिनिस्टर कर रहे हो, अगर कोई पेशेंट को आप रैपिडली ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उसमें जो देखिए ब्लड में आपका साइट्रेट होती है, एक होती है सैगम, एक होती है आपका क्या होती है, एक होती है आपका सैगम, एक होती है आपका दूसरी वाली क्या होती है, बोलिए बोलिए बोलिए, याद आ रहा जा रहा है, दूसरी वाली क्या होती है, ठीक है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो आपका साइट्रेट रहती है, ठीक है, सैगम जो है वो 45 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट दूसरी वाली जो है ये आपका 35 डेज, सॉरी ये 42 डेज के लिए, ये 30 या 35 डेज के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका साइट्रेट आती है, ठीक है। तो क्या होती है, अगर मान लीजिए अगर जो ब्लड प्रोडक्ट है, अगर आपका साइट्रेट मिला हुआ है, आपका ब्लड प्रोडक्ट जो है वो आपका जो साइट्रेट मिला हुआ रहता है, तो आपका साइट्रेट अगर हम लोग मान लीजिए रैपिडली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो साइट्रेट हमारा ब्लड मतलब लीवर में जाके, जो हमारा लीवर में लाइक साइट्रेट क्या होगा वो बाइंड हो जाएगा, साइट्रेट आपका लाइक कैल्शियम के साथ वो बाइंड होगा, ठीक है, मतलब साइट्रेट आपका कैल्शियम के साथ बाइंड होगा, तो आपको क्या कस करवाएगा, मतलब जो कैल्शियम को खींचेगा, ठीक है, मतलब बाइंडिंग इन द सेंस बाइंड होकर कैल्शियम को खींचेगा, कैल्शियम को खींचने से क्या होगा, वो आपको हाइपोकैल्सीमिया कस करवा सकती है, आपको वो क्या करवाएगा, हाइपोकैल्सीमिया कॉज करवाएगा, ठीक है। तो अगर रेपिडली अगर हम ट्रांसफ्यूज अगर कोई पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट अगर रेपिड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो उसमें क्या कस होती है, हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका हाइपोकैल्सीमिया, ये हो गया आंसर। अगर आपको मान लीजिए देखिए व्हाट इज रैपिड, अगर हम कब बोलेंगे कि एक पेशेंट को रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है बोल के, अगर एक दिन में, अगर हम एक दिन में 4 यूनिट पीआरबीसी, 4 यूनिट आरडीपी, 4 यूनिट एफएपी, एक घंटे में, नॉट एक दिन में, 1 आवर में अगर हम ये सब ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रैपिड ट्रांसफ्यूजन। अगर 24 आवर में 10 यूनिट ऑफ पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तब जाके बोलते हैं रैपिड ट्रांसफ्यूजन। जो कि रैपिड ट्रांसफ्यूजन करने से क्या होती है आपका, आपको हाइपर कैलेमिया देखने के लिए मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने के लिए मिलेगा, आपको हाइपो क्या टेम्परेचर का हाइपोथर्मिया आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब
कोई पेशेंट को रैपिड ट्रांसफ्यूजन चल रही है, हम उसको 25% डेक्सट्रोज प्लस 10 यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्ट्रापिड, 10 और 8 यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्ट्रापिड साथ में इसीलिए देते हैं ताकि वो हाइपरकालेमिया कॉज ना कर पाए, क्योंकि हाइपरकालेमिया कॉज कर पाने से आपका कार्डियक डिसअरिथमिया होकर पेशेंट अरेस्ट हो सकती है। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको होप आपको इसमें से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ऑल आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट, हर 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 जो चीज़ है वो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मतलब क्या है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड आपका कॉम्प्लिकेशन है, कौन सी नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ पर जो बोल रहा था सैगम और एक क्या है सीपीडीए, भाई सॉरी याद नहीं आ रहा था। देखिए सागम में अगर आपका फुल फॉर्म पूछे, सागम में क्या रहती है आपका सालाइन, ठीक है, ए फॉर आर्डेनाइन, जी फॉर ग्लूकोज, एम फॉर आपकी मैनिटल। ठीक है, जो अगर कोई ब्लड बैग में आपका सैगम है तो हम उसको 42 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, 42 डेज या 45 डेज, बट 42 डेज होना चाहिए। ठीक है, 42 डेज। अगर हम जो सीपीडीए का बात किया, सीपीडी में क्या होता है, सी फॉर आपका साइट्रेट, सीपीडी में आपका सी फॉर साइट्रेट, ई फॉर फॉस्फेट, साइट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, आर्डेनाइन। अगर इसमें है तो हम उसको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, 35 डेज। ठीक है, 35 डेज तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछे कि ब्लड हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, ठीक है, तो 6 डिग्री, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे। 2 to देखिए ब्लड बैग में आपको लिखा हुआ आता है, आप वहां पर देखिएगा 2 to 6 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है, देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाइपोथर्मिया होती है, ठीक है, हाइपरकालेमिया होती है, अल्कालोसिस होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या दिखाई देती है आपका, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देती है, हाइपर कैल्शियमिया नहीं, आपको हाइपोकैल्शियमिया दिखाई देती है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाइपोकैल्शियमिया, सॉरी हाइपर कैल्शियमिया नहीं है। ठीक है, होप आपको, आप वीडियो देख रहे हो, जो भी अगर कुछ भी डाउट है, लास्ट टाइम में कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते, बता सकते हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप अगर ये वीडियो देखोगे आपको इसमें से, मैं ये जो नॉटसेट एमसीक्यू का जो सीरीज ले रहा हूँ, जो हमारा जो कोचिंग क्लास की तरफ से जो भी एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको 50 to 60 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस। देखिए कुछ कुछ ऐसा, मैं तो 100 तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतना भी क्योंकि मैं 100 इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं क्वेश्चन तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप नर्सेट क्रैक कर लोगे, अगर आप ये मैं जितना वीडियो कर रहा हूँ अगर आप उसको देख लोगे। ठीक है, एनीवे चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।